हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा हीरो यूंजे अपनी पास्ट लाइफ में अपने दुश्मनों के हाथों से मारे जाने के बाद रिकार्नेट करते हुए पहुंच जाता है शिवजेचे की बॉडी के अंदर, जहां जाने के बाद पता लगता है कि इस लाइफ में वह जिस पसंद की बॉडी के अंदर आया उसके मैरिड वेन्स तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉइड हैं। इतना ही नहीं, लोग तो उससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उसकी शादी सबसे खूबसूरत और पावरफुल लड़की किंग से होने के बाद उसे और भी ज्यादा फ्रेम करने लगते हैं। उसके दादाजी और उसकी सपोर्टिव आंट लिंगशी को छोड़कर बाकी सारे फैमिली मेंबर्स उसे घर का हिस्सा ना मानते हुए उसे घर से निकाल देते हैं, जहां वो कसम खाता है कि इस बार वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और खुद को पावरफुल करने के लिए खुद को झोंक देगा। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात जैस्मीन से होती है, जो कि उसे पावरफुल बनाने में उसकी हेल्प करती है। हालांकि उसके खुद के भी कुछ फायदे थे, जो कि आपको पार्ट 1 देखने के बाद पता लगेगा। अभी तो पावरफुल होने की जर्नी में वो 3 पावरफुल हेवनली मिस्टिक मास्टर के बीच में फंस चुका था, जो कि खतरनाक ड्रैगन से फाइट कर रहे थे, जो कि किंग फेस मिस्टिक लेवल का ड्रैगन था। उनकी फाइट इतनी इंटेंस हो चुकी थी कि हमारे बेचारे यंचे को बचने का मौका नहीं मिलता और वह उनके सामने विजिबल हो जाता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे तैसे वह जैस्मीन के साथ केव के अंदर पहुंच गया था, जहां केव के अंदर जाते ही लावा नदी को देखकर उसकी तो आंखें चमक उठी थी। केव के अंदर उसे बहुत सारे फायर स्पिरिट ग्रास नजर आते हैं, जिनके ओरा को सेंस करने के बाद हेवनली पॉइजन पल भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। वो तो बिना सोचे समझे उस फायर ग्रास को हासिल करने चला गया था। इस चक्कर में तो वह तो लावा नदी में गिरने वाला था। उसकी पिछली लाइफ में उसके मास्टर ने इस ट्रेजर के बारे में अपनी बुक में लिखा था। उसे यकीन नहीं होता कि इस लाइफ में उसने अपनी आंखों से इसे देखा। जैस्मीन तो उसे ऐसा लुक दे रही थी कि बच्चे बचेगा तब तो ट्रेजर हासिल करेगा ना, पर वो धीरे धीरे सारी ग्रास को अब्सॉर्ब कर लेता है और इसके बारे में उस ड्रैगन को सेंस हो गया था। जैस्मीन जब तक यंचे को समझाती है तब तक काफी देर हो जाती है। इस केव में होने वाली सारी हरकतें उस ड्रैगन को सेंस हो रही थी और यह सारा उसका खाना था जो हमारे यंचे ने चुरा लिया। तो वह तो यंचे पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए इस केव की तरफ बढ़ने लग गया था, पर वह तीनों हेवनली मिस्टेक मास्टर उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, तो स्पिरिचुअल चेन से उसे बांध लेते हैं। पर उस ड्रैगन को लगने लगता है कि यह लोग यंचे के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं, तो वो अब उन लोगों पर गुराते हुए कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी रियल पावर शो करूं, और फिर तो वह उन्हें भूलने ही वाला था। पर वह तीनों एडर अपनी पावर को मर्ज करके ट्रिपल बैरियर क्रिएट कर देते हैं, पर उसे यूज करने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह तीनों ही एडर जमीन पर गिर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उन ग्रास को हासिल करने के बाद यंचे को अभी भी अजीब लग रहा था और उसे ढूंढने पर वहां पर एक छोटा बॉक्स मिलता है, जिसे ओपन करने के बाद उसे एक फायर पल नजर आता है। जैस्मीन के मरना करने के बाद कि इसे मत छूना, वो छूकर वहां पर एक धमाका कर चुका था। अब तो वह ड्रैगन और भी गुस्से में अपने एनिमीज को मारकर फटाफट से यजे के पास जाना चाहता था। इन तीनों एल्डर्स की कुटाई करने के बाद वह तो फटाफट वहां से भाग लेते हैं, वरना तो ये ड्रैगन उन्हें जान से मार देता। उनके निकलने के बाद ये ड्रैगन यंचे के पास पहुंच जाता है। ड्रैगन के आने की आहट सुनकर यंचे केव से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और यह बात जैस्मीन कब का समझ जाती है। वहीं वो ड्रैगन यंचे के सामने आकर कह रहा था कि इतने सालों से हर कोई बस मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू पहला ऐसा इंसान है जिसने मेरा ट्रेजर चुराने की हिम्मत की। बहुत ज्यादा बहादुर है तू, और यही रीजन है कि मैं सबको बहुत जल्दी मौत देता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यूजे तो उस बंदे को भी अपनी बातों में लपेटने की कोशिश कर रहा था मैनिपुलेट करते हुए, लेकिन वो भूल जाता है कि यह नॉर्मल बेवकूफ इंसान नहीं बल्कि एक सन की ड्रैगन है, जो कि फूंक मारते ही जलाकर पापड़ बना देगा। वो सच में गुस्सा होते हुए यजे को फायर से भूनने वाला था, पर तभी एक बैरियर हमारे यजे को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये बैरियर और किसी ने नहीं बल्कि जैस्मीन ने बनाया था, इसलिए वह यज से कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते तो अपनी जबान पर ताला लगा लो। वहीं वह ड्रैगन भी जैस्मीन की टेरिफाइंग पावर देखकर दहल जाता है। वह उसे क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर तुम कौन हो। जैस्मीन अपनी रियल पावर शो करते हुए कहती है कि तू इस लायक नहीं कि मैं तुझे बताऊं कि मैं कौन हूं, और यह कहते हुए जैस्मीन ने अटैक प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। उसके अटैक की पावर को सेंस करके वो तो वहां से भागने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन तभी यजे की बातें उसके कानों में पड़ती है कि तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी, तुम ऑलरेडी काफी वीक हो। और वह ड्रैगन इस चीज को मजाक में लेते हुए जैस्मीन से कहता है कि तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश की, मैं तो ऑलमोस्ट डर गया था, लेकिन तुम्हारी एज में इतनी पावर होना इम्पॉसिबल है, और अब मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा नाराज हूं और अब मैं तुम्हें भून कर रख दूंगा। ये कहते हुए वह जैस्मीन के पास पहुंच जाता है और जैस्मीन बिना कुछ कहे अपनी पावर एनालिसिस करती है, और अब जाके उस बेवकूफ ड्रैगन को पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी वापस आकर, क्योंकि जैस्मीन की पावर कोई इल्यूजन नहीं थी और अब वो उस पर खतरनाक अटैक करके उसे वहीं मार देती है। उसे कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलता क्योंकि जैस्मीन का वो अटैक सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो चुका था। वो कितना ज्यादा पावरफुल था कि उन तीनों हेवनली मिस्टेक मास्टर को भी भागते हुए यह पावर दिख जाती है। इसके बाद तो वो ड्रैगन सीधा लावा नदी के अंदर पहुंच गया था और जैस्मीन भी अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे यंचे संभाल लेता है। जैस्मीन इतनी वीक हो गई थी कि उसे लग रहा था कि वह मारी जाएगी।
इस बार वो फाइनली अपने एम्बिशंस के बारे में कहती है कि उसे अपनी मॉम और अपने भाई की मौत का बदला लेना है। वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। यून जैस्मीन के कॉन्शियस होने के बाद परेशान हो जाता है क्योंकि जैस्मीन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे प्रोटेक्ट किया, तो वह फटाफट से अपना हाथ काटते हुए अपने ब्लड को उसे पिलाने लगता है। लेकिन जब वह कोई रिस्पांस नहीं करती तो वह उसे अपने मुंह से पिलाना शुरू कर देता है। पर इन सब के बाद वह खुद भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, इतना कि वही बेहोश होते हुए जैस्मीन से माफी मांगने लगता है कि अगर मैं मर जाऊं या तुम मर जाओ तो मुझे माफ कर देना। पर फॉर्चुनेटली नेक्स्ट मॉर्निंग जैस्मीन को होश आ जाता है और वह यंचे का कटा हुआ हंट अपने चेहरे पर ब्लड देखकर सारा माजरा समझकर यंचे को भी होश में ले आती है, जो कि इसे देखकर खुश हो जाता है। पर जैस्मीन काफी गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए कह रही थी कि आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों, मेरा मर जाना तो तुम्हारे लिए फायदे का सौदा होता ना। पर यंचे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, बिल्कुल एंजल जैसी, क्या ये रीजन काफी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए खुद को एंजल कहलवाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है कि तुम जानते भी हो मैंने कितने लोगों को मारा है, मैं कितनी क्रूर हूँ। पर यंचे उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकता था, इसलिए वो उसे काफी अच्छे से कंसोल करता है। इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में जो उसने फेस किया था वो भी डिस्क्राइब करता है, जिससे हमारी जैस्मीन इमोशनल हो जाती है और वो जैस्मीन से कह रहा था कि अगर तुम इस नाइटम को जी नहीं पा रही हो तो क्यों ना मैं इसमें तुम्हारा साथ दूं, आखिर मैं तुम्हारा डिसाइपल हूं और तुम मेरी मास्टर जो हो। ये सुनकर जैस्मीन खुद को संभालते हुए कहती है कि वह फायर पल कहाँ है जो तुमने उस ड्रैगन से चुराया। पता चलता है कि यह फायर पोल असल में एविल गॉड के 5 छोड़े हुए सीड्स में से एक है और इसी वजह से हमारे यंचे को इतना अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एविल गॉड की पावर जो है और वो अपने सीड से अट्रैक्ट हो रहा है। जैस्मीन बताती है कि ऐसे 4 सीड्स और हैं इस पूरी दुनिया में और वो इन्हें रिकॉग्नाइज करने में एबल है क्योंकि उसके पास एविल गॉड की पावर है। वो तो खुश हो जाता है। जैस्मीन तो कहती है कि एक तरफ देखो तुम इतने यूजलेस हो और दूसरी तरफ तुम्हारी किस्मत इतनी काम की है, तुम्हें चुनकर ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर ट्रेजर्स पड़े होते हैं। अब वह पूछ रहा था कि इस सीड का क्या करना है। जैस्मीन कहती है कि खा लो। उसे तो इस ख्याल से ही डर लगने लगता है कि इस फायर पल को भी खाना है। पिछली बार का दर्द उसे किसी टॉर्चर की तरह फील हुआ था, दोबारा उस टॉर्चर को याद करके उसका तो रूह कांप उठता है। उसे पिल टिकने में काफी वक्त लग रहा था, तो जैस्मीन अपने हाथ से थप्पड़े मारकर उसके गले से वह पिल का लेती है। अब उस पिल को खाने के बाद वो आराम से शो एंजॉय करने लगी थी, जहां फिर से हमारे हीरो यूनचे को अनबरेबल पेन होना शुरू हो चुका था। और वहीं जैस्मीन उसे उस सीड की पावर समझाने लगती है कि इस सीड को कंज्यूम करने के बाद तुम 5 एलिमेंट्स की पावर यूज कर पाओगे। ये सीड फायर सीड है तो इसका मतलब तुम फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना सीख जाओगे, और होता भी ऐसा ही है। आसपास की सारी फायर एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एंटर होनी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही यह प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारा यूनिट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था और अब वो किसी भी फायर पावर को आराम से कंट्रोल कर सकता है। हेवन से लेके अर्थ तक सारी पावर्स उसके कंट्रोल में रहेंगी, जितनी भी फायर एलिमेंट से जुड़ी होंगी। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यंचे ने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था और यहाँ जैस्मीन उसे बताती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया। अब इसका मतलब यह था कि यंचे आसपास की फायर पावर को काफी तेजी से कंज्यूम कर सकता है। इसका मतलब यह था कि अब वो अपने शेडो ऑफ गॉड स्टार टेक्निक को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। उसका ये कहना ही था कि जैस्मीन को देखने को मिलता है कि यंचे ने सच में उस टेक्निक को और अच्छे से परफॉर्म करना सीख लिया। यंचे काफी खुश था, उसे अपने ग्रैंडपा और अपनी आंट की याद आ जाती है। तभी जैस्मीन कहती है कि खुशी के मारे वो जो मरा हुआ ड्रैगन है उसे मत भूल जाना, उसका कोर और बॉडी भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना उसका ड्रेस। वो ड्रैगन की बॉडी को स्टोर करता है और वहां से जैस्मीन के साथ निकल जाता है। अपनी पावर का यूज करके उसने काफी तेजी में जंगल क्रॉस कर लिया था। उसकी पावर देखने के बाद जैस्मीन खुश थी और साथ ही उसकी तारीफ भी करती है। तारीफ से तो हमारा हीरो चमक उठता है। वो तो कह रहा था कि मैंने कहा था ना, मुझ जैसा डिसाइपल किसी भाग्यशाली इंसान को ही मिलना था। जैस्मीन भी लाइक बस उंगली पकड़ आई है तो सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जिस लेवल की पावर है तुम अपने लेवल के बंदे को आराम से हरा दोगे, लेकिन अगर एक साथ वैसे प्रैक्टिशनर आ गए तो तुम्हारे लिए लड़ना मुश्किल होगा। यूजे का कहना था कि मैं अगर अपनी टेक्निक में एकदम परफेक्ट हो जाऊं तो फिर मैं कितने लोगों को फेस कर पाऊंगा। जस्मीन कहती है कि अभी उतने दूर का सोचने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो। और वैसे भी अगर तुमने एक बार एविल गॉडलम को कंट्रोल कर लिया या उसे ओपन कर लिया तो फिर तुम अपने से हाई लेवल के बंदे को भी आराम से हरा पाओगे। तो सबसे पहले उस पर फोकस करो। यंचे अपने मास्टर की बात कैसे टाल सकता था, वो तो मान जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यंचे को दिखाते हैं जिसने अपना गेटअप किसी ओल्ड डॉक्टर की तरह कर लिया था और वो देखने में काफी फनी लग रहा था। हालांकि उसने अपना गेटअप काफी अच्छे से चेंज किया था कि जैस्मीन भी उसकी स्किल को देखकर इंप्रेस होने से नहीं बचती। वहीं हमारा हीरो भी लाइक तुमने अभी मेरे बाकी टैलेंट्स देखे नहीं है, धीरे धीरे दिखाऊंगा। वैसे हमारा हीरो अपना गेटअप चेंज करके पहुंच गया था ब्लैक मून मर्चेंट में, जहां पर उसने अब तक जितनी भी चीजें कलेक्ट की हैं लाइक वो ड्रैगन बॉडी और उसका कोर, वो उसे सेल करने आया था। जैस्मीन के पूछने पर कि यहाँ ही क्यों, वो कहता है कि यहाँ पर दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिलती।
उल्टा मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कपड़े भी खरीद लूं, जिससे जैस्मीन इम्प्रेस हो जाती है। वहीं हमारा हीरो भी लाइक मैं तुम्हें अपने हिडन इंटेंशन थोड़ी ना बताने वाला हूं। जब वह एंटर करता है तो शॉपकीपर उसे सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन हमारा हीरो अपना गुस्से वाला रुतबा शो करते हुए सीधा 3 फायर स्प्रे ग्रास उस शॉपकीपर को दिखा देता है, जिससे बेचारे की आंखें बाहर आ जाती है। वो तो हैरान था कि आखिर इतने रेयर ट्रेजर इस ओल्ड डायलर के पास आए कहां से। वो तो उन्हें बेचने के बदले 3 पर्पल कॉइन्स देने वाला था। हालांकि 3 पर्पल कॉइन्स का सुनने के बाद हमारे शॉपकीपर को लगता है कि हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर दूसरी तरफ यंचे तो जैस्मीन के साथ जाके खुशियां मना रहा था कि उसका तो दिल कर रहा है कि वह ना चुके, क्योंकि 3 पर्पल कॉइन्स का मतलब था 3000 ब्लू कॉइन्स और 3000 ब्लू कॉइन्स का मतलब था कि 3 लाख येलो कॉइन्स, और इतने पैसों में तो वो आधा मार्केट खरीद सकता है। इसी खुशी में वो इस डील के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि शॉपकीपर को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। अब जब ये डील पूरी हो जाती है तो यंचे शॉपकीपर के सामने वह ड्रैगन कोर भी रख देता है, जिसे देखने के बाद तो उस शॉपकीपर की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर यह कौन से पावरफुल मास्टर है जो ड्रैगन का कोर ले आए, जिन्हें कि कई हेवनली मास्टर भी मिलकर नहीं मार सकते। उसे यह बंदा अकेले मार कर ले आए, इसका मतलब कि यह कोई बड़ी हस्ती है। वो तो उसकी सेवा पानी करते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर देना मास्टर, लेकिन मैं आपको स्को के बदले उचित अमाउंट दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस को खरीदने गया तो मेरी शॉप बिक जाएगी। उसे नाराज देखने के बाद हमारे जैस्मीन भी लाइक कि क्या तुम सच में एक कोर को बेचने वाले हो। पर यंचे का कहना था कि नहीं, इससे डरा रहा हूं ताकि यह आइंदा से मुझे हल्के में ना ले। लेकिन फिर भी हमारा यंचे पूछ रहा था कि आखिर कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे। पर वो शॉपकीपर बताता है कि अगर इस कोर को आप बेचेंगे ना तो आपको 1 लाख पर्पल कॉइन्स मिलेंगे। अब ये सुनकर जब वो जैस्मीन के पास आता है तो बेचारी को तो कैलकुलेशन समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यंचे खुश किस बात पर हो रहा है। और हमारा यंचे भी लाइक रहने दो, तुम्हारी गलती नहीं है। आखिर महलों की रानी को छोटे मोटे खर्चों के बारे में कैसे पता हो सकता है। खैर दूसरी तरफ हमारी प्रिंसेस को यानी जैस्मीन को वो रेडी ड्रेस चाहिए थी, जो कि अपोलॉजी के तौर पर वो शॉपकीपर खुद से ही देने को ऑफर कर देता है। अब यंचे ने मुंह बनाते हुए वो ड्रेस एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि ड्रेस पाकर भी वो काफी ज्यादा खुश था। वहां से जाते हुए वो शॉपकीपर से कहता है कि क्या तुम किसी शिकोन खान नाम के बंदे को जानते हो। वो शॉपकीपर डरते हुए कहता है कि उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो मिस्टेक पैलेस के एल्डर है। उनके जाने के बाद वो शॉपकीपर सोच रहा था कि आखिर कितने पावरफुल पसंद थे ये, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है इनके। वह इसके बाद हमें यंचे को डायरेक्ट सीधा मिस्टिक पैलेस के बाहर दिखाते हैं, जहां पर अपने दादाजी का दिया हुआ टोकन दिखाने के बाद उसकी मुलाकात सीधा एल्डर शिकन खान से होती है, जिनसे बात करके यंचे को पता लगता है कि उसके दादाजी का एल्डर शिकोन पर काफी बड़ा एहसान है, जिसकी वजह से वो यंचे को अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो वो हमारे यंचे की पावर टेस्ट करते हैं, जिसे जैस्मीन बताती है कि अपनी फुल पावर इन्हें शो कर दो। उसकी फुल पावर शो होने के बाद तो एल्डर उससे फुल टू इम्प्रेस हो चुके थे कि तुम तो आने वाले जीनियस हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो ऑलरेडी मेरी सोच से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ पड़ा है। तो जब हमारा यचे उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके मिस्टेक पैलेस को जॉय कर सकता हूं, वह तो खुशी खुशी उसे अपना डिसाइपल बना लेते हैं। इतना ही नहीं, वो तो शाम को होने वाले बैंकेट के लिए भी हमारे यंचे को इन्वाइट कर चुके थे। यंचे को समझ नहीं आता कि चीजें इतनी आसानी से कैसे हो रही है, उसे काफी बड़ा डाउट हो रहा था। तभी अचानक से हमारे एल्डर वहां पर यनबा को बुला लेते हैं। यनबा को तो अपने जीजू को देखकर इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो तो उन्हें कसकर गले लगा चुका था। बेचारे हमारे यंचे को इतना ज्यादा तकलीफ होने लगता है कि वह कहता है कि छोड़ दे भाई, अब क्या हड्डियों का सुरमा बनाएगा। एल्डर शिकोंग ये जानकर हैरान रहते हैं कि इतनी कम उम्र में हमारे यंचे की शादी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली यनबा की वजह से वो झूठ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है। वह एल्डर शिकोंग यनबा को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि जाकर यंचे को सेटल होने में हेल्प करें और शाम के बैंकेट के लिए यंचे के साथ यहाँ जाए। वो तो और ज्यादा खुश हो जाता है कि ब्रो, तुम्हारी वजह से मुझे भी बैंकेट में आने का मौका मिल गया। अब जब यूननबा हमारे हीरो को पैलेस दिखा रहा था तब उसकी नजर 2 सीनियर पर पड़ती है, जिसमें से फीमेल सीनियर काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी उस पर। तो जब वो उनके स्वॉर्ड स्किल्स देखता है तो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। उनकी फाइट खत्म होने के बाद हमारे यूंजे की मुलाकात यनबा ने उन दोनों सीनियर से करा दी थी, जहां लड़की का नाम था लेंजे और लड़के का नाम था मोरोंगे, जिसे कि हमारे यूंजे पहली नजर में बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उसकी लव इंटरेस्ट पर चांस चो मार रहा था। जब लेंजोई के सामने यूनन अपने जीजू को चीजू चीजू कर रहा था तो वह कहता है कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसका कोई जीजू चू नहीं हूं। वह लोग इस बात को हंसकर वहां से टालकर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए जल्दी हो रही थी। वो उनके जाने के बाद हमारा हन जय हन बाकी की क्लास लगाता है कि तू हर किसी के सामने मुझे जीजू जीजू क्यों करता रहता है बे। एक तरफ तेरी बहन है जो मुझे हस्बैंड नहीं मानना चाहती, और वहीं दूसरी तरफ तू है जिसने जीजू जीजू का नारा पूरे गांव में रटा रखा है। अब पूरी दुनिया को बता के मेरी सेटिंग खराब करेगा क्या? अगर तूने आज के बाद मुझे जीजू बोला ना तो मैं तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा।
अब ये धमकी देकर वो तो वहां से निकल गया था। बेचारा यूनबा भी लाइक अब मैं जीजू को जीजू नहीं बोलूं तो क्या बोलूं। अब बहन के हस्बैंड को तो जीजू ही बोल सकते हैं ना। कोई बात नहीं, अब से सीनियर ब्रदर बोल दूंगा। अब रात को बैंकेट का सीन दिखाते हैं जहां पर पुराने लॉर्ड को रिप्लेस करके लॉर्ड किन फाइनली ऑफिशियली लॉर्ड बन चुके थे। और इस बैंकेट हॉल में वहां के फेमस 7 सेट्स आए हुए थे। सेट्स के यंग जीनियसेस अपने साथ वेपन कैरी कर रहे थे। तो ये हमारे हीरो को काफी अजीब लगता है। यूनबा से पूछने पर वह बताता है कि यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को चैलेंज करके उनकी एबिलिटी टेस्ट करेंगे और यह करना तो आम बात है। देखना अभी यहाँ पर फाइट होगी। सभी सेक्स के बीच में फ्रेंडली फाइट के आड़ में ये लोग एक दूसरे की पावर टेस्ट करेंगे। तभी देखते ही देखते वहां पे चीफ गेस्ट की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शू ट्राइब का लॉर्ड था। यानी कि वहां का यंग मास्टर, जो कि देर से आने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए माफी मांग रहा था। हालांकि उसके पूरे ओरा से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह अपने बिहेवियर के लिए सॉरी है। अब उसके अपने जगह पर बैठने के बाद हमारे यजे की नजर सीनियर लाइन पर पड़ती है, जो उसे देखकर शर्मा रही थी और मोरों को गुस्सा आ रहा था। पता चलता है कि यह लोग भी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार है। थोड़ी देर की दावत उड़ाने के बाद अलग अलग सेक्टर के मास्टर अपने अपने जीनियस को आगे करके फाइट के लिए चैलेंज करने को कहते हैं। जहां सबसे पहले सामने आता है जोहान नाम का डिसाइपल, जो कि आते ही मिस्टेक पैलेस के डिसाइपल्स की बेइज्जती करते हुए उन्हें चैलेंज कर रहा था। यजे का दिल करता है कि वो जाकर इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन तभी जैस्मीन उसे शांत कराते हुए कहती है कि शांत रहो, क्योंकि यहाँ पर सबसे कमजोर यंग मास्टर भी तुमसे 3 लेवल ऊपर है। तो फाइट के बारे में तो सोचना भी मत। यहाँ पर तुम्हारे और भी सीनियर्स मौजूद है, उन्हें लड़ने दो। हुआन को खड़ा होता ना देखकर उन्हें बुरा भला बोलना शुरू कर चुका था। ये देखकर एक डिसाइपल को गुस्सा आता है, पर उसके मास्टर उसे चुप करा देते हैं। बेचारे को ना चाहते हुए भी अपनी सीट पर वापस बैठना पड़ गया था। तब ये देखकर जोयन कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग सामने से नहीं आ रहे तो मैं खुद ही अपना अपोनेंट चूज कर लेता हूँ। और वह यूनबा को चूज करता है। यूनबा बेचारा, जो कि खाने में बिजी था, वह कहता है कि मैं तो सिर्फ 14 साल का हूं ना। ऑब्वियसली उसकी बात भी सबसे सही थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक और सबसे ज्यादा छोटा वही था। लेकिन उसके खुद के सीनियर्स उसे कहते हैं कि जाओ जाकर लड़ो, वो तुम्हें चैलेंज कर रहा है ना। तो फिर क्या था, हमारा मासूम सा यूनवा फाइट के लिए तैयार हो जाता है। हमारे यूनिक को उसकी फिक्र हो रही थी। यूनवा था तो काफी ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन यहाँ पर सबकी कल्टीवेशन ज्यादा हाई थी और वो लोग फाइट में एक्सपीरियंस भी। तो यनबा एक काफी खतरनाक टेक्निक परफॉर्म करने के बावजूद भी उस बंदे के हाथ से बच नहीं पाता। जुआ उसके हाथों को मोड़कर उसे टॉर्चर करते हुए दूर भटक के फेंक देता है। वो क्लियरली यनबा को इस वजह से टॉर्चर कर रहा था ताकि वो सभी के सामने अपनी पावर का डोमिनेंस शो करे और मिस्टिक पैलेस के लोगों को जलील कर सके। पर यचा को यूनबा की काफी ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए वो वहां पर कूदते हुए यनबा को प्रोटेक्ट कर लेता है। हालांकि घायल होने के बाद भी यबा लाइक मेरी गलती है, मैंने अच्छे से फाइट नहीं की, मैं और अच्छे से लड़ सकता था ना। यंचे को उसकी हालत देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि था तो वह उसका साला ही ना और भारी भरकम हुआ तो भी क्या, यहाँ पर मौजूद लोगों में से सबसे ज्यादा छोटा वही था। सीनियर लेन भी आकर यबा का सपोर्ट करते हुए जॉन को डांटने लगती है, पर जॉन का कहना था कि हम तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं ना, और ऐसे में इंजरी तो हो सकती है। आखिर पावर की थोड़ी ना इंसानों जैसी आंखें होती है, वो कम ज्यादा तो हो ही सकता है। और सबसे बुरी बात यह थी कि एल्डर से लेके डिसाइपल्स तक 7 सेक्स के उसी का सपोर्ट कर रहे थे। हमारा यंजे खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है, अभी अभी तुमने जो कहा उसे बहुत अच्छे से याद रखना। और फिर वो सीनियर लैन को कहता है कि क्या आप मेरे लिए यूनन बाग का ख्याल रखेंगी। वो उसे लेकर वहां से साइड हट जाती है और अब यून अपने सेट के बिहाफ पर उससे फाइट करने वाला था। हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर यह न्यू भाई इस बंदे को कैसे चैलेंज कर सकता है। अंदर से जैस्मीन यंचे की क्लास लगाते हुए कहती है कि गिरने की वजह से गर्दन में चोट लगकर मेमोरी लॉस हो गई है क्या? तुम्हें पता नहीं थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया था? पर हमारा यंचे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मानने का ही ट्राई किया, लेकिन अगर मेरे अपनों को कोई नुकसान पहुंचाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं जुआन यू तो उसका मजाक उड़ाने लग गया था और हमारा यचे भी लाइक अगर तेरा हो गया हो तो हम फाइट शुरू करें। वो अपनी भाषण जारी रखते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मूव्स हैं। इससे पहले कि उसकी बात कंप्लीट होती हमारा यंचे अपनी मिस्टेक पार रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। वो बंदा भी पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन हमारा यूंचे उसे चकमा देते हुए उसके पीछे अपया होकर उसे एक जोरदार झापड़ रसीद कर चुका था, जिस थप्पड़ को खाने के बाद जनाब को दिन में तारे याद आ जाते हैं। जुआन तो अपनी इंसल्ट पर गुस्से में तलमिलाते हुए इस बार अपनी पूरी फोर्स के साथ फाइट करने वाला था, लेकिन हमारा यजे फिर से सेम टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डज करके उसके पीछे अपीयर हो जाता है और वो फिर से उस पर हमला ना करके उसे एक थप्पड़ में ढेर कर चुका था। जुआयू के साइड के एल्डर्स काफी गुस्सा कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का 2 मूव्स में हमारे डिसाइपल को ढेर कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टिक पैलेस के अल्लाह भी हैरान है कि आखिर ये लड़का हमारे सेक में कब आया। एल्डर शिकोन प्राउडली सबको कहते हैं कि इसे आज ही मैंने एक्सेप्ट किया। 2 मूव्स हो चुके थे और दोनों में ही यह बंदा हारा था, तो इसकी तो खिल्ली उड़नी शुरू हो जाती है।
तो वो गुस्से में अपनी पूरी पावर अनलिश कर चुका था। यहाँ जैस्मीन समझ जाती है कि यह बंदा कौन सा अटैक करने वाला है, इसलिए वो यज से कहती है कि इसके चेस्ट से 2 इंच नीचे इसने अपनी सारी मिस्टिक पावर गैदर कर ली है। तो यज उसकी इनेशन कलेक्ट करके शैडोज ऑफ स्टार को टेक्निक का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और जहां पर हमारे जैस्मीन ने बताया था वो उसी जगह पर इतनी जोर से हिट करता है ना कि बेचारा अब उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसके एडर उसके बिहाफ पर हमारे यंचे की क्लास लगाने लगते हैं। पर यचे भी लाइक अभी आपके डिसाइपल ने ही तो कहा था कि फ्रेंडली फाइट में किसी ना किसी को चोट लग सकती है और बाहर की थोड़ी ना आंखें होती हैं, तो कम ज्यादा तो हो ही सकता है। अब ये सुनकर तो वो बंदा लॉर्डकिन से हेल्प मांगने लग गया था, लेकिन लॉर्डकिन भी पूरा यूंजे का ही सपोर्ट करते हैं। यूननबा तो अपने कूल से जीजू की सदा पर फिदा हो चुका था। वो कहता है कि हाँ मेरे जीजू भी सही कह रहे हैं, आखिर जब मेरी पिटाई हो रही थी तो सब लोग तो इसी बंदे का साथ दे रहे थे ना। यची की इस हरकत की वजह से वो लोचन की नजर में आ चुका था। वहीं लॉर्डकिन भी यही सोच रहे थे कि इस लड़के ने आज उनके सेट की नाक बचा ली। इसके ऑडियंस की वजह से यहाँ पर अब कोई भी मिस्टेक पैलेस के इस डिसाइपल्स को बुली करने के बारे में नहीं सोचेगा। यहाँ यूंजे भी बाकी सभी को अपना डोमिनेंस शो करने के लिए वहां पर एक तगड़ी स्पीच देता है कि कोई भी अगर मेरे सेट के डिसाइपल्स को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या बुली करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरी कल्टीवेशन आप लोगों से कम है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाला। वह तो चैलेंज कर चुका था कि अगर किसी को भी लगता है कि मैंने इनजस्टिस किया है तो वह आकर मुझे चैलेंज कर सकता है, खुली छूट है। अब उसकी बातें सुनने के बाद तो लोअर चंग को भी वह एक नंबर का गधा लग रहा था। वहीं उसकी बातों को दिल में लेने के बाद क्लाउडी सनसेट का यानमिंग सामने आकर हमारे हीरो को चैलेंज करते हुए कहता है कि एक मैच क्या जीत गया, खुद को 30 मार्का समझ रहा है। उसको देखने के बाद तो यंचे के दोस्त परेशान होने लग गए थे कि यह तो बुरा फंसा, लेकिन मोरो को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि यह मुसीबत उसकी खुद की बुलाई है। चुपचाप शान जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता ना, क्या जरूरत थी सबको चैलेंज करने की। उसके पास फायर मिस्ट्री पावर थी और वह उसी को हमारे यंचे को शो करने लग जाता है। जब यंचे उस पर रिस्पांस नहीं करता तो वह बंदा काफी गुस्से में अपने 2 फायर स्नैक से उस पर हमला कर देता है। अब ये यनमिन की बदकिस्मती थी कि हमारे यंचे की खुशकिस्मती की उसके पास फायर मिस्ट्री पावर को कंट्रोल करने की पावर आ चुकी थी। वो तो हेवन से लेके अर्थ तक किसी भी फायर पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो बस फिर क्या था, इस स्नेक को पकड़कर वो उसकी सारी पावर अब्सॉर्ब करने लग जाता है। जहां स्टार्टिंग में तो सबको लग रहा था कि यह चेक गया, वहीं थोड़ी ही देर में वह सारे के सारे अपने दांतों तक उंगलियां दबा रहे थे, ये देखकर कि यह लड़का आखिर क्या क्या कर सकता है। वहीं यंचे ने थोड़ी ही देर में उस फायर स्नैक के चित्रे उड़ा दिए थे। यनमिंग को तो यकीन नहीं हो रहा था और हमारा हीरो भी लाइक इसमें खास क्या था। मुझे लगता है तुम्हें ये ट्रिक्स किसी सर्कस में जाके दिखाना चाहिए। अब इस बात पर तो उस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो मल्टीपल स्नैक को कंबाइन करके एक पाइथन क्रिएट कर देता है और उससे यंचे पर हमला करवाता है। पर वहीं यंचे उस पाइथन को चीरते हुए सीधा जाकर उसे इतनी जबरदस्त हिट देता है ना कि बेचारा अपने ही फायर की वजह से बैकफायर होकर अपने हाथ जला बैठा था। उसके एल्डर को आकर उसकी जान बचानी पड़ती है और लोच उस पर भी हंस रहा था। यूजे कहता है कि सिर्फ 2 लोगों को मुझसे फाइट करनी थी, कोई और नहीं है फाइट करने वाला। तभी उसके सामने आयरन स्पेयर क्लैन से ताई हेंगजुन आता है जो कि फ्रेंडली फाइट करना चाहता था। वो यंचे को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। पता चलता है कि ताई हेंग मोरोंग के एज का है, तो इस वजह से सीनियर शैन हमारे मोरोंग से कहती है कि तुम जाकर फाइट क्यों नहीं करते। पर वो तो डालते हुए कहता है कि आपने देखा नहीं वो स्पेशली यंचे को चैलेंज करने आए हैं। वैसे तो मोरोंग की बात में दम था। यहाँ पर हैंग भी यही कहता है कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तो क्या फिर भी मुझसे फाइट करने के लिए तैयार होंगे। बाकी लोगों की तरह ताई हैंग के कोई हिडन मोटिव्स नहीं थे। वह तो बस हमारे यंचे की काबिलियत से इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुका था कि उसके साथ फाइट करके देखना चाहता था कि वह कितना अच्छा है। यूंजे तो इसी बात से खुश था कि आपने एटलीस्ट समझा तो सही कि मैं आपका अपोनेंट बनने के लायक हूँ, तो ये तो अच्छी बात है। मैं आपके साथ फाइट जरूर करूंगा, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना होगा। अब यंचे की पर्सनैलिटी देख के वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम्हें पोलाइटली बात करना आता है, मुझे तो लगा था कि तुम बस सबको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करते हो। यंचे ने अभी तक सिर्फ अपना ऑर्गेन शो किया था, इस वजह से इन लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि हमारा यूंजे भी बाकी सारे लोगों के जैसा ही है। लेकिन यंचे तो अपने दोस्तों के साथ दोस्त जैसा और दुश्मनों के साथ दुश्मनों जैसा है। वहीं यूंजे की इस अदा पर तो लॉर्ड किनमी इंप्रेस थे कि यह लड़का तो जीनियस कहलाने के लायक है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की फ्रेंडली फाइट स्टार्ट होती है, जहां पर ताई हैंग अपना बेस्ट दे रहा था और एट फर्स्ट ऐसा लगता है कि यजे खुद को सप्रेस कर रहा है। तो ताई हैंग ने यजे से कह दिया था कि अपना 100% यूज करो, मैं अपनी 75% यूज करूंगा। यहाँ पर यंचे ताइंग के साथ फाइट करने के लिए अपनी मिस्टेक पावर को एक्टिवेट करने वाला था। अपने एविल मिस्टेक पावर को यंचे को एविल सोल एक्टिवेट करता देखकर यहाँ जैसन परेशान होते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम जानते हो ना कि फिर तुम्हारे पास सिर्फ 10 स्ट्राइक की ही पावर बचेगी और अभी तुम्हारी बॉडी इतनी वीक है कि तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। पर यश लाइक की अभी उसकी रेपुटेशन का सवाल है और वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता।
प्लस ताइहेंग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ फाइट करने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए उसे एक्टिवेट करते ही वह ताइहेंग को बराबरी की टक्कर देने लगता है, जिसमें ताइहेंग को बहुत मजा आ रहा था। ताइहेंग ने यहाँ पर अपने सेक के सबसे फेमस टेक्निक सनफायर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे हमारा यूंचे अपने मल्टीपल क्लोनस बनाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके इस मूव की वजह से ताइहेंग थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था और फिर अपना अल्टीमेट मूव चलते हुए हमारा यूंजे उसके इस पैर को बेंड करते हुए उसे हरा देता है। ताहम सच में काफी अच्छा बंदा था, इसलिए वह खुशी खुशी अपनी हार एक्सेप्ट करते हुए वहां से निकल गया था, ये कहते हुए कि अफसोस मैं तुम्हें हरा नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बड़े दिनों के बाद बहुत मजा आया। अब उसके दोस्त तो उससे और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि सीनियर भी उनका तो दिल आ गया था हमारे यंचे पे। मोरोंग को उस बार गुस्सा आ रहा था और लोचंग उसे किसी ट्रेड की तरह देखने लगता है। अब यंचे की हरकतों की वजह से तो एड्रेस की सांसें रुकी हुई थी, लेकिन फिर वह रिलैक्स हो जाता है कि चलो यह इतना टैलेंटेड है तो कि उसने खुद को बचा लिया। वह जब हमारा यूनिट फिर से लोगों को चैलेंज करता है तो अब तो एल्डर्स पर गुस्सा करने लगते हैं कि लड़के बसकर ऑलरेडी 3 फाइट लड़ चुका है और कितनी लड़ेगा, पर यूंजे की एविल मिस्टी की पावर अभी भी बची हुई थी। इसी वजह से वो बाकी डिसाइपल्स को भी चैलेंज करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो आराम से जीत जाएगा। यून के फिर से अग्रेशन से भरी हुई बातें सुनने के बाद 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन का लूज एंड उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है, जो कि एज में उससे बड़ा था। इसलिए वह कहता है कि तुझे लगता है कि मैं एक बच्चे को चैलेंज करूंगा, लेकिन अगर तू लड़ना चाहता है तो मैं फाइट कर सकता हूं। हमारा यच लाइक एज मेरे लिए बस एक नंबर है। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते फिर बात अलग है। बाकी सारे लोग तो डर जाते हैं कि अरे ये क्या बोल गया। वलूजर एंड ज्यादा गुस्सा ना शो करते हुए सीधा हमारे यंचे के सामने पहुंच गया था, क्योंकि उसे अपने पावर पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि वो हमारे यंचे को हरा देगा। वो यूंजे से कहता है कि अगर तुम्हारे पास ताकत हो तो ऑर्गेन्स अच्छी लगती है, लेकिन अगर ना हो तो ऑर्गेन्स मजाक बनाकर रख देती है तुम्हारा। यंचे का तो आपको पता है। वो उसे कहता है कि देखते हैं आज किसका मजाक बनता है। फिर क्या था, वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए फ्लैश लाइटिंग एक्टिवेट कर चुका था, जिससे वहां पर मौजूद सभी को तो हंटर फील होने लग जाता है। वह ये देखने के बाद लूजन बिलक मुझे भी इस लड़के से फाइट करनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी बारी नहीं आएगी। लूजनन इसे जान से मार देगा। पर लूजनन के पावरफुल स्ट्राइक के बाद भी हमारा यजे सही सलामत उसके सामने खड़ा था। इस पर जब वो दोबारा अपने थंडर को एक्टिवेट करता है तो बाकी सारे लोग तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतना जबरदस्त प्रेशर रिलीज हो रहा था। एंड्रेस भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब यंचे जान से जाएगा, क्योंकि यह जानलेवा अटैक है। लेकिन यंचेजे भी काउंटर अटैक करते हुए उस अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। लू जैंडन ने चैलेंज करने के बाद यंचे पर काफी सारे थंडर स्लैशेस लगाने शुरू कर दिए थे और वो अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए तेजी से उसके पास जाने लगता है। यंचे उसके अटैक्स को डच करते हुए उसके पीछे पहुंचकर उसे पंच मारने ही वाला था कि वो अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करने लगता है और इस चक्कर में बेचारा डिसबैलेंस होकर गिरने ही वाला था। यचे तो किक करके उसकी स्वॉर्ड को उससे दूर करने की कोशिश करता है, पर उसे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिजली के झटके चल लग गए थे और इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है और मौका पाकर लूजन फिर से उस पे स्लैशर्स लगाना शुरू कर देता है। यज उसके अटैक्स को डच करते हुए उसके काफी ज्यादा क्लोज पहुंचकर उसे ऐसा पंच मारता है ना वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और आसपास के लोगों को भी बिजली के झटके और काफी हैवी प्रेशर फील होने लगता है। जैसे ही वहां से स्मोक आती है सबको दिखाई देता है कि लू जैन ने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से यंचे की बाजू पर एक कट लगा दिया था और वहीं दूसरी तरफ यंचे बस उसे मुक्का मारने ही वाला था। यह नजारा देखने के बाद ऑडियंस सांस से रोककर यह इंतजार कर रही थी कि आखिर विनर कौन होगा। इस वक्त यंचे 2 मिनट का पॉज लेकर खुद को पीछे करके अपने फायर मिस्टिक पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लूजन की पूरी बॉडी फायर से जलने लगती है। वो तो जमीन पर बुरी तरीके से तड़प रहा था। उसे इस तरीके से दर्द में तड़पता देखकर यंचे कहता है कि तुम अपने घमंड की वजह से ऐसा भुगत रहे हो और आज अपने घमंड की वजह से यहाँ सबके सामने तुम्हारा मजाक बन के रह गया। चैलेंज स्टार्ट करते हुए उसने यंचे से कहा था ना कि जो वीक होगा घमंड दिखाने की वजह से उसका मजाक बन जाएगा। तो यच उसे हराते हुए उसका इसी बात का जवाब दे रहा था, ये कहते हुए कि देख लो अब किसका मजाक बन रहा है सबके सामने। लू जैनन को दर्द में तड़पता देखकर जैस्मीन यंचे से कहती है कि तुमने जो स्किल सीखी थी शैडो ऑफ स्टार गॉड उसके तुम 3rd लेवल पर पहुंच गए हो। सिर्फ एक बार इविल सोल को यूज करने की वजह से फ्यूचर में अगर तुम नई नई टेक्निक सीखते रहे तो तुम उसके भी लेवल 4, 5 और 6 पे भी पहुंच सकते हो। फिर सोचो कि तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे मुझे ये सोच के काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है उस लड़के के लिए कि उसने तुमसे पंगा लिया। ये सुन के तो यून काफी ज्यादा खुश होकर लूजनन की बॉडी से उस फायर मिस्टेक पावर को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और अब वो टशन मारते हुए एल्डर्स को कह रहा था कि इसे ले जाकर डॉक्टर को दिखा दो और इसके होश में आने के बाद इसे टशन स्नो लोड्स खिला देना और इसकी जली हुई बॉडी पर आइस प्लम क्रीम लगा देना। डॉक्टर होने की वजह से जनाब को सारा प्रोसेस पता है, इसीलिए तो वो सबको ये भी कह देता है कि यह 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले जैसे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद लू जैनन के टीम वाले आकर उसे ले जाते
हैं, यहाँ बाकी सारे सेक्ट वाले तो सोच रहे थे कि उन्हें लगा था कि लू जेनन नहीं हारेगा, पर वो भी हार गया। बेचारे को कितनी बुरी तरीके से चोट लगी है, और सबसे बुरी बात तो यह है कि किसी को यह नहीं पता कि हमारे यंचे ने कौन सी टेक्निक का यूज करके उसे हराया, क्योंकि उसका टैलेंट और कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा कम है। वैसे यहाँ सारे लोग यंचे को शोउ लूचिंग से कंपेयर कर रहे थे, यानी कि वो शाओ ट्राइब का यंग मास्टर। वो सभी तो सोच रहे थे कि अगर यंचे इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा ना तो वो उसे भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि पावर के मामले में तो अभी वो नंबर 1 पोजीशन पर रहना। लोगों की ऐसी दुनिया बदलने वाली बातें सुनने के बाद शोउ को भी यंचे के साथ फाइट करने का मन कर रहा था। यहाँ यंचे के हाथ की इंजरी देखने के बाद लशे उसके पास आकर उसके हाथ में बैंडेज बांधने लगती है। यूंचे तो उसे अपनी फिक्र करता देखकर कहता है कि ऐसी छोटी मोटी खरोच तो उसे आए दिन लगती है। साथ ही उसे लश काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी उसकी केयर करते हुए। ये लड़का तो हर लड़की को अपनी वाइफ की नजर से देखता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखने के बाद यहाँ मोरोंग का तो खून खोल रहा था। वो तो वहां से उठ के चला जाता है। अब उससे यंचे बर्दाश्त जो नहीं हो रहा था। यजे भी उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था कि वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ लश उसके हाथ की पट्टी बांधने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो। तो यजे कहता है कि मुझे लगता है इन्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए जब तक ये सारे के सारे हार नहीं मान जाते मुझे फाइट करते रहना पड़ेगा। तो लशे उसे ध्यान से फाइट करने का बोलकर वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही पीछे शाओलू पहुंच जाता है क्लैपिंग करते हुए। वो तो कहता है कि तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी फाइट देखने को मिली, देख के लगता है कि तुम शून्य सिटी के आने वाले उभरते सितारे हो। लुओ चैन को वहां देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये देखकर उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। जब लुओ चैन कहता है कि मैं तुमसे काफी कुछ सीखना चाहता हूं, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूं। लोचक को यजे को फाइट के लिए चैलेंज करता देखकर सब लोग ये सोच रहे थे कि एक जीनियस कल के आए फर्स्ट क्लास की लड़के के साथ फाइट करना चाहता है। उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यजे की पावर को देखने के बाद शोउ लचिंग उसके साथ फाइट करेगा। लचन भी ये सारी बातें सुनने के बाद मुंह बना रहा था। यहाँ यंचे कहता है कि आपके साथ फाइट करना तो यह मेरा होना होगा, आखिर आप हमारी जनरेशन के जीनियस जो ठहरे। दूसरी तरफ लोचंग अपने मन में कह रहा था कि उभरता हुआ सितारा माय फुट में तो इस फाइट के हार में आज तुझे यहाँ पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी मिस्टेक पावर रिलीज करने लगता है। यचे भी उसके साथ फाइट करने को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ये सब देखने के बाद जैस्मीन कहती है कि अगर तुम इतने घमंडी ना होते और इतनी ऊंची ऊंची हाँ नहीं रहे होते ना तो आज ये लड़का तुम्हें मारने की प्लानिंग ही नहीं कर रहा होता। जब से तुमने इविल सोल को एक्टिवेट किया है तब से तुम नॉन स्टॉप फाइट किए जा रहे हो। ये पहली बार है तुम्हारा, लेकिन फिर भी 4 बार फाइट कर चुके हो। जैसे तुम्हारी बॉडी की हालत है ना, अब बस तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। अब 1 मिनट की बातें सुनने के बाद यजे कहता है उतने में तो मेरा काम आराम से हो जाएगा। बस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना लाइफ में, फिर हर चीज अचीव हो सकती है। उसका इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने के बाद तो जैस्मीन भी हार मान गई थी कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ लू चेंग सबके सामने अच्छा बनते हुए यजे को पहले अटैक करने का मौका देता है। ये देखकर तो यजे भी एक्टिंग कर रहा था कि वो इसकी इस अदा से कितना ज्यादा इंप्रेस हो चुका है। अब एक्टिंग के मामले में हमारे हीरो को थोड़ी ना कोई पीछे छोड़ सकता है। वो कह रहा था कि आप जैसा जीनियस मुझे पहले अटैक करने को कह रहा है। ये तो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कि पत्थर को मैं अंडे से फोड़ने की कोशिश करूं। ये सुन के तो लुचेंग हंसते हुए कहता है कि तुम भी ना काफी ज्यादा मजा किया हो। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, यश कहता है अब जब आपने मुझे पहले अटैक करने को कह दिया है तो मैं कर ही लेता हूं। अब मैं आपके मुंह पे आपको मना थोड़ी ना कर सकता हूं। आप मेरे साथ फाइट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं आपके लिए इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनने के बाद लूजिन सोच रहा था कि लगा है चूहा ट्रैप में फंस गया। तो वो उसे कहता है कि तुम लगातार 4 मैचेस कर चुके हो, तुम बुरी तरीके से थक गए, तो क्या तुम एनर्जी रिस्टोर करने के लिए ब्रेक लेना चाहते हो? अगर फाइट से पहले तुम्हें ब्रेक लेना है तो ले सकते हो, ये बिल्कुल अनफेयर नहीं होगा। पर यंचे मना करते हुए कहता है कि नहीं, वो अभी भी 2-3 फाइटें तो आराम से लड़ सकता है। ये सुनने के बाद तो बाकी ट्राइब स्केल सोच रहे थे कि इस लड़के के अंदर कितनी एनर्जी है, इतनी फाइट करने के बावजूद भी यह अभी और ज्यादा फाइट कर सकता है। क्या इस लड़के को नहीं पता कि यह किसके साथ फाइट करने वाला है? लोगों को तो लग रहा था कि लोचिन काफी ज्यादा पोलाइट है। वो तो देखो कैसे इस लड़के को आराम करने का भी मौका दे रहे हैं। इधर यह सारी बातें सुनने के बाद लोचियत से कहता है कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा हर्ट हो, मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें और ज्यादा चोट ना पहुंचा दूं। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं शिनुए मिस्टेक पैलेस को क्या जवाब दूंगा? इधर तो वो अपने मन में सोच रहा था कि देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना घमंड भरा हुआ है। आज तो ये सारा घमंड मैं तुम्हारा तोड़ के रहूंगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इधर यचे कह रहा था कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि पावर की आंखें नहीं होती और मेरी पावर की तो बिल्कुल भी नहीं है।
इसलिए अगर फाइट के दौरान हम दोनों में से किसी एक को चोट लग भी जाती है तो उसे ट्राइब को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम फाइट कर रहे हैं तो फाइट के जिम्मेदार भी हम ही हैं। इसलिए हम दूसरे पे ब्लेम थोड़ी ना लगा सकते हैं। पर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने गलती से आपको हर्ट कर दिया तो कहीं आपके ड्राइव वाले मुझे ना मार दें, इसलिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूँ। ये सुन के तो लूज का खून और ज्यादा खौलने लगता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि यह मुझे हर्ट कर देगा। तो वो गुस्से में अपनी और ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद तो मिस्टेक पैलेस के बाकी सारे लोग इतनी बुरी तरीके से डर गए थे और यूनबा को तो अपने बॉस की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ लश परेशान होकर लॉर्ड किन को देख रही थी और वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ दूसरी तरफ लोचंग अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ हर कोई विटनेस है कि अगर हमें फाइट के दौरान इंजरी होती है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और यहाँ यंचे भी फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी था। तो वो दौड़कर जाकर लूचेंग पे काफी सारे मार्शल आर्ट मूव ट्राई करता है। सब लोग तो अपनी सांसें थाम के यह नजारा देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसके अटैक को लूचेंग ने काफी इजीली ब्लॉक कर लिया था। वो तो यचे के सभी अटैक्स को ऐसे ब्लॉक करता है जैसे कि उसके आसपास कोई मक्खी उड़ रही हो। तो यंचेजे भी बिना हारे लगातार उस पे अटैक्स कर रहा था और लचंग उसके अटैक्स को डच करते हुए अपनी मिस्टेक पावर का यूज करके उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से यचे काफी तेजी से पीछे चला गया था। और फिर वो लुचेंग को कहता है कि आपकी मिस्टेक पावर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लुचेंग को ये बात पहले से पता थी तो वो कहता है कि तुम भी काफी ज्यादा अच्छे हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सीरियस होना चाहिए। ये सुनने के बाद यचे खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपको अपने नेक्स्ट मूव के लिए थोड़ी पावर ज्यादा कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अब अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करने वाला हूँ। तो आप भी अपना बेस्ट देना, नहीं तो आप सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद तो सब लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर ये ऐसा कैसे बोल सकता है। और लोचेंग ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कि बेटे तेरे बस की बात नहीं है, और अपने मन में कह रहा था कि आज तुझे मौत के घाट ना उतार दिया तो बताना कुछ ज्यादा ही जल्दी है, ना मरने की तो तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। यहाँ यंचे फिर से अपने एविल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। तो जैस्मीन उसे वार्निंग देती है कि ध्यान से, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। तो यंचे कह रहा था कि डोंट वरी, मैं एक ही अटैक में इसे धराशायी करने वाला हूँ। और वो अपनी पूरी एनर्जी यूज करते हुए तेजी से उसके ऊपर अटैक करने जाता है। यहाँ ल्यूटिंग सोच रहा था कि अब आने दो इसे तेजी से, मैं इसके हाथ पर अटैक करते हुए इसे पूरी तरीके से कमजोर बना दूंगा। असल में लूचिंग उसके मेरिडियंस को तोड़ने का प्लान कर रहा था। यहाँ यच उसके पास पहुंचकर एविल सोल की फॉलिंग मून एंड स्टार टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक का यूज करने की वजह से वहां पे एक्सट्रीम लेवल पर एनर्जी रिलीज होने लगती है। इस एनर्जी स्टम की वजह से आसपास के सभी लोगों को भी काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था और इतने खतरनाक अटैक के झटके खाने के बाद वो तो पिलर से टकराता है, जिसकी वजह से उसके मेरिडियंस टूट गए थे और जमीन पे गिरने के बाद वो पूरी तरीके से सेंसलेस हो जाता है। उसके पिलर से टकराने की वजह से तो पिलर पे भी क्रैक पड़ गया था। अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखने के बाद शूर ट्राइब के एल्डर्स की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वह जब अपने यंग मास्टर को चेक करने आते हैं अपनी मिस्टेक पावर की हेल्प से, तो उन्हें पता लगता है कि यंचे ने इतनी बेरहम तरीके से अटैक किया है कि इसी के मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें ठीक कर सके पर नहीं कर पाते और इस वजह से उन्हें यंचे पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ यंचे को दिखाया जाता है जिसकी एविल सोल की पावर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से खत्म हो चुकी, तो उसकी बॉडी बुरी तरीके से वीक पड़ जाती है। अब अपने मास्टर के यूजलेस होने पर शाओ ट्राइब के एल्डर गुस्से में यंचे पर अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद बाकी सारे लोग बुरी तरीके से डर गए थे। इससे पहले कि एल्डर अपनी पावर की हेल्प से यंचे को मार पाते, उनके अटैक को लॉर्ड किन ने अपने अटैक से ब्लॉक कर लिया था। शाओ ट्राइब के एल्डर तो और ज्यादा प्रेशर रिलीज करने लगते हैं, पर लॉर्ड किन की पावर ज्यादा होने की वजह से वो आसानी से शाओ ट्राइब के एल्डर को पीछे धकेल लेते हैं। ये देखने के बाद वो एल्डर गुस्से में कह रहे थे कि लॉर्ड किन आखिर आपका मतलब क्या है। तो लॉर्ड किन का कहना था कि यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो एल्डर काफी गुस्से में कहते हैं कि इसने हमारे यंग मास्टर को घायल कर दिया है, इसलिए मैं इस लड़के को मारकर इसे भी एक कचरा बनाना चाहता हूँ। यहाँ यंचे खुद को संभालते हुए एल्डर का गुस्सा झेल रहा था जो उसे मारने की धमकी दे रहे थे। पर यह सारी बातें सुनने के बाद लॉर्ड किन कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इन्होंने फाइट करने से पहले जब ये कहा था कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो आप इतने सारे लोगों के सामने ये कैसे कह सकते हैं कि यंचे को पे करना होगा। पर यह सारी बातें सुनने के बाद भी एल्डर का गुस्सा शांत नहीं होता। तो लॉर्ड किन कहते हैं कि अगर तुम्हें इसे मारना ही है तो ट्राई करके देख लो। इसके बाद तो एल्डर गुस्से में कह रहे थे कि क्या आप शाओ ट्राइब के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। लॉर्ड किन तो कह रहे थे कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट को हर्ट करने की कोशिश करोगे तो मैं पीछे थोड़ी ना हटने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो एल्डर गुस्से में अपने यंग मास्टर को उठाते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद तो एक एक करके सभी सेक्ट वाले वहां से जा रहे थे और लॉर्ड किन कहते हैं कि माफ करना, मैं आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आ सकता। वापस जा रहे गेस्टों में से है जून वापस आकर यंचे से कहता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। शाओ ट्राइब वाले इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, वो जरूर कुछ प्लान करने वाले हैं। तो यंचेस उसके बारे में सोचने के लिए उसे शुक्रिया कहता है।
उनके जाने के बाद तो मिस्टिक पैलेस के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे अपनी जीत पर। तभी वहां लॉर्ड किन आकर सबको बाहर जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें यंचे से अकेले में कुछ बात करनी थी। सबके वहां से जाने के बाद लॉर्ड किन कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसे इंसान को तुम जैसा एक छोटा बच्चा ट्रिक करके एक ट्रैप में फंसा देगा। वैसे मुझे पता था कि एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी मुझे आगे आना पड़ा। तो इसके लिए यंचे उनसे माफी मांग रहा था कि वह इतना छोटा होकर भी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वजह से लॉर्ड किन को काफी सारी मुश्किल हुई। तो लॉर्ड किन इस बात को अवॉइड करके उससे पूछ रहे थे कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, क्योंकि कोई जानबूझ के तो यूं ही 7-6 वालों से पंगा नहीं लेगा। इस बात पे तो वह स्माइल करते हुए कहता है कि आप हमारे 6 के एल्डर हैं तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। इस बात पे तो लॉर्ड किन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकते हो। वो कह रहे थे कि बाकी सारी चीजें तो माफ करने लायक है, लेकिन तुमने लो चैंग के मेरिडियंस को क्यों डिस्ट्रॉय किया। तुम्हें पता है कि तुम इसकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। ये सुन के यजे कहता है कि लो चैंग के साथ जो भी हुआ वो मेरा पर्सनल पर्पस था, लेकिन जिस पोजीशन पे आप हैं आप लोगों से आराम से कह सकते हैं कि पहले फाइट करने वही आया था और उसका मकसद मुझे डिस्ट्रॉय करना था। तो इस वजह से वह खुद डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि मैंने सेल्फ डिफेंस का यूज किया ना खुद को बचाने के लिए। जो मेरे साथ अच्छा होता है मैं उसके साथ अच्छा होता हूँ, जो मेरा बुरा करता है मैं उसके साथ बहुत बुरा करता हूँ। यह मेरे रूल है। तो ये सुनने के बाद लॉर्ड किन कह रहे थे पर यह अच्छी बात नहीं। यूजे को पता था कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह उसकी लाइफ, उसकी रूल। यहाँ उसकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड किन कह रहे थे कि अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुमने मुझे इन सब में क्यों फंसाया। तुम्हारे इस पर्सनल पर्पस के चक्कर में मिस्टिक प्लेस खतरे में आ चुका है। तो यंचे कहता है कि उसे शुरू से एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो कल्टीवेशन कर सके और उसे सपोर्ट मिले, और साथ ही उसे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां उसके एनिमीज के सामने उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा शो हो सके। उसे काफी ज्यादा पावरफुल होना है। उसे 3 सालों में अर्थ फेस मिस्टेक लेवल पर पहुंचना है। ये तो इतना ज्यादा था जिसे सुनने के बाद जैस्मीन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो लॉर्ड का तो आप सोच भी नहीं सकते उनकी क्या हालत हो रही थी। वो यह बातें सुनने के बाद यज से कह रहे थे कि क्या तुमने इसे मजाक समझा है। तुम्हें पता भी है कि मुझे इस लेवल पर पहुंचने के लिए कितने साल लगे थे। मैंने 28 साल की उम्र तक कल्टीवेशन करके उस लेवल को कंप्लीट किया था और मुझे और ज्यादा 15 साल लगे थे उसके 6 लेवल पर पहुंचने में। और जितना मुझे पता है तो जब से यह वर्ल्ड बना है तब से लेकर अब तक तियांश कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 सालों में अर्थ फेस मिस्टिक लेवल पर पहुंच गया हो। तो ये सुनने के बाद यूंजे कहता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि किसी ने नहीं किया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, और जो पहले नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने देखा, किसी को ये भी नहीं लग रहा था कि कोई लू चैंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनने के बाद तो सच में लॉर्ड किन की बोलती बंद हो जाती है। अब तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा थक गए होंगे, ना जाके थोड़ा आराम कर लो। तो वो उनकी बातें सुन के वहां से जाने लगता है, पर जाते हुए यंचे को रोक कर लॉर्ड किन उसे थैंक यू बोल रहे थे। ये सुनने के बाद उसे यकीन नहीं होता और वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। यहाँ लॉर्ड किन यजे से कहते हैं कि उन लोगों ने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि आज वो मुझे नीचा दिखा सके, पर तुम्हारी वजह से मैं उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मार पाया हूँ। लच की वजह से वो लोग काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, पर तुम्हारी वजह से आज मैंने पहली बार प्राउड फील किया उनके सामने। तो इसलिए ऑफिशियली मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। ये सुनने के बाद यंचे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में यंचे को अपने रूम में आता दिखाया जाता है, जहां यूननबा उसे फॉलो करके उससे पूछ रहा था कि बताओ ना लॉर्ड किन ने आपसे क्या कहा। पर वो तो थोड़ा सुकून पाने के लिए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और फिर काफी ज्यादा थकान भरी आवाज में वो बिस्तर पर जाकर पटक गया था। रूम में जाते ही जैस्मीन बाहर आ जाती है और यज से पूछ रहा था कि आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो जैस्मीन थोड़ा नाराज होते हुए कहती है कि तुमने उस मूव के साथ अगर लोज को घायल नहीं किया होता तो आज अभी और तुम्हारी मेरिडियंस खराब हुई होती और इस चीज के जिम्मेदार तुम खुद होते। इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना कि यह नौबत दोबारा ना आए। तो यजे कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका नाम थोड़ी ना बदनाम होने दूंगा। वैसे मैं जब भी एविल टेक्निक को यूज करूंगा तब मुझे नई मिस्टेक टेक्निक मिलेगी और यह बात मुझे फाइट के दौरान पता लगी, इसलिए मैंने लो चैंग पे स्मोक का अटैक कर दिया। पर मुझे इस एविल गॉड की मिस्टेक स्किल से डर लग रहा है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ फर्स्ट चैनल पर हूं और इसने इतना ज्यादा पावर रिलीज किया है कि मैंने मुझसे हाई लेवल के बंदों को भी आराम से हरा दिया। तो जैस्मिन कहती है कि भूल गए क्या, तुम्हारे पास एविल सोल टेक्निक है जो कि तुम्हारी थोड़ी सी पावर को कुछ ही देर में डबल कर सकती है। सोचो अगर यह 4 से 5 गुना और ज्यादा बढ़ जाए तो तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पावर आएगी। लेकिन सोचो जितनी ज्यादा पावर होगी उसे हैंडल करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले खुद को स्ट्रांग करो। वैसे ये सारी बातें सुनने के बाद यज काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि यह इतना ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब मैं जितनी जल्दी बर्निंग हॉट के सेकंड लेवल पर पहुंचूंगा, मैं लोअर चंग जितनी पावर वाले बंदे को आराम से मार सकता हूं। बिना एविल गॉड की मिस्टिंग टेक्निक का यूज करते हुए ये सब सोच सच के उसकी आंखें चमक जाती है। तो जैस्मीन कहती है कि यह तो फ्यूचर की बातें हैं, तुम्हें फिलहाल प्रेजेंट का सोचना चाहिए।
तुमने लोअर चैन को बुरी तरीके से कमजोर बना दिया, जिसकी वजह से अब शाउट ड्राइव वाले हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ने वाले हैं। तो यचे काफी रिलैक्स होते हुए कहता है कि इसके बारे में तो मैं पहले ही सोच चुका हूं। अगर वह मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मैं उनकी लाइफ को हेल बना के रख दूंगा। इसके बाद हमें लॉर्ड किन को दिखाया जाता है, जिनके पास एक औरत आती है। अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढककर वो कुछ मिस्टीरियस सी नजर आ रही थी और वो लॉर्ड किन से कहती है कि तुम्हें यंचे के बारे में क्या लगता है। तो लॉर्ड किन कहते हैं कि वो एक ऐसा जीनियस है जैसा मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। आने वाले वक्त में वो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, पर जितना मैं उसे जान पाया हूं मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं उसके बारे में अच्छे से नहीं जानता। दूसरी तरफ वो लेडी कह रही थी कि इतने बीते सालों में मैं इतने सारे मिस्लीक पैलेस पर गई हूं, पर यंचे पहला वो इंसान है जिसने मुझे इम्प्रेस किया है। ये सुनने के बाद तो लॉर्ड किन कहते हैं कि पर हमारे पास तो सिर्फ 2 साल बचे हैं ना, और यंचे चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो वो अभी काफी ज्यादा कमजोर है उन डीमंस के मुकाबले। पर वो लेडी कहती है कि मैंने यंचे की फाइट देखी है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आने वाले 2 सालों में वह सबको शॉक करने वाला है। तो वो लॉर्ड किन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए यंचे को प्रोटेक्ट करना। तो लॉर्ड किन उनकी बात मानते हुए हामी भर देते हैं। तभी एक स्टूडेंट से लॉर्ड किन को पता लगता है कि शर ट्राइब के काफी सारे लोग उनके बैकयार्ड पे आए हैं। दूसरी तरफ शर ट्राइब के एल्डर को दिखाया जाता है जो अपने मिस्टेक पावर को रिलीज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि जमीन पर क्रैक पड़ने लगता है। 2 स्टूडेंट तो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे पर कर नहीं पाते, इससे पहले कि एल्डरशाओं की वजह से वह जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती। वहां लॉर्ड किन आकर अपनी पावर रिलीज करते हुए उनकी पावर को सप्रेस कर देते हैं। लॉर्ड किन उनसे पूछ रहे थे कि आखिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एल्डरशाओं तो उन्हें सीधी सीधी धमकी देने लगते हैं कि यजे को हमारे हवाले कर दो वरना तो मैं इस पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो लॉर्ड किन कहते हैं कि आखिर आपको उसकी क्या जरूरत पड़ गई। ये सुनते तो एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि अब ऐसा एक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे कि आपको कुछ नहीं पता। उसने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूं ताकि मैं उसे मार सकूं। ये सुनने के बाद लॉर्ड किन ऐसे ऐड करते हैं जैसे कि उन्हें कोई बात याद आई है। तो वो कहते हैं अच्छा आज आप नहीं आ पाए थे ना बैंक्वेट में क्योंकि शायद आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए शायद आपको पूरी बात पता नहीं है कि वहां पर क्या हुआ था। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता हूं कि आपके बेटे और यंचे के बीच में यह बात अच्छे से डिसाइड हो गई थी कि फाइट में चाहे किसी को कुछ भी हो जाए इसके लिए कोई भी सामने वाले को ब्लेम नहीं करेगा, और वहां पर मौजूद सभी 7 सेक्ट वालों ने यह बातें सुनी थी। यहां तक कि आपके एल्डर ने भी यह बातें सुनी थी, ये भी इस चीज के विटनेस है, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर शाउंग उन्हें देखने लगते हैं। वह तो शर्म से अपनी गर्दन ऐसे छुपा रहे थे जैसे उन्होंने चोरी कर ली हो। तो एल्डर अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा था या क्या नहीं कहा था, मुझे तो बस वह लड़का चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि अब उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो इसका बदला तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करके लेने वाला हूँ। इस बात पे लॉर्ड किन कहते हैं कि क्या आप रिस्पांसिबिलिटी लेने वाले हो उन सारे स्टूडेंट्स की जिन सारे स्टूडेंट्स को आपके सेक्ट वालों ने मार डाला, क्योंकि इस तरीके की फाइट पास्ट में बहुत सारी हुई है और उसमें सिर्फ शो से जीतता है। पर एल्डर इस बात को पूरी तरीके से नकार देते हैं क्योंकि उन्हें तो बस यंचे चाहिए था किसी भी कीमत में। वो कहते हैं कि उसे मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। उनकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड किन कहते हैं कि जब आप ही ऐसा चाहते हैं तो मैं फिर पीछे क्यों हटूं। ये बोलने के बाद वह अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं। उनका कहने का मतलब यह था कि अगर शाउट ड्राइव वाले पीछे नहीं हटेंगे तो वो फाइट करने को भी तैयार हैं, पर वो अपने स्टूडेंट को किसी भी कीमत में इन लोगों को नहीं देने वाले। अगर तो उन्हें यंचे चाहिए तो उन्हें पहले लॉर्ड किन से फाइट करनी होगी। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, पर यहाँ श्यो ट्राइब के एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। ये बोलकर वह भी अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं। एल्डर उनकी पावर को अपने मिस्टेक पावर से ब्लॉक कर रहे थे, और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शाओ ट्राइब के वो एल्डर अपने मिस्टेक पावर को रिलीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्थ से लॉर्ड किन पे अटैक कर देते हैं। लॉर्ड किन भी अपने आइस मिस्टेक पावर का यूज करके उनके अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इसके पावर के प्रेशर में बाकी सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से चोटें आती हैं। दोनों ही एल्डर्स पावर के मामले में बराबर पोजीशन पे थे। तो ये देखने के बाद लॉर्ड गेन कह रहे थे कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वक्त जीत सकते हैं। वैसे यह बात सच थी, इसलिए शाओ ट्राइब के एल्डर कहते हैं कि बेशक आप शाओ ट्राइब को कुछ नहीं समझते, पर क्या आप शाओ ट्राइब के जनरल से भी पंगा ले सकते हैं, क्योंकि मेरा बेटा शाओ ट्राइब के जनरल का सन इन लॉ बनने वाला था, पर तुम्हारे स्टूडेंट यूंजे के बदौलत मेरे बेटे की पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। अब बताओ इसके लिए कौन पे करेगा। ये सुनने के बाद तो वो मिस्टीरियस वुमन भी शॉक हो जाती है जो चुप के उनकी बातें सुन रही थी। शाओ ट्राइब के एल्डन ऑरिकिन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप उस लड़के को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि उसे तो आपके सेट में जॉइन हुए 2 दिन भी नहीं हुए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टूडेंट के लिए आप अपने पूरे ट्राइब को खत्म करना चाहेंगे। उसकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड किन सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उनसे कह रहे थे कि क्यों ना हम इस पर कुछ बीच का हल निकालें, जिसके लिए शाओ ट्राइब के अलवी मान जाते हैं।
यहाँ लॉर्ड किन उन्हें कह रहे थे कि 10 दिनों तक मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं उस लड़के को अपने सेट से बाहर निकाल दूं, जिसके बाद वो हमारे सेट का स्टूडेंट नहीं रहेगा और उसके बाद आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इससे हमारे सेट की बदनामी नहीं होगी कि वो अपने स्टूडेंट को बचा नहीं पाए। पर मेरे 10 दिनों तक फोर्स करने के बावजूद भी वो मेरे सेट को छोड़कर नहीं गया। तो फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मुझे आप लोगों के साथ फाइट भी करनी पड़ी तो मैं फाइट जरूर करूंगा। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद शाउट ट्राइब के एरर कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं 10 दिनों तक वेट करूंगा। आशा करता हूं कि हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। वो इनडायरेक्टली इन्हें धमकी दे रहे थे कि 10 दिनों तक उसे बाहर निकाल ही लेना। उनके वहां से जाने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस वमन भी कुछ सोचते हुए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें इन सारे कारनामों से बेखबर यजे को दिखाया जाता है, जो बैठकर एक काफी पावरफुल पिल रिफाइन कर रहा था। जब उसकी रिफाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो उस पिल को दिखाने के लिए जैस्मीन के पास पहुंच जाता है। पर वहां जाके जनाब देखते हैं कि जैस्मीन मैडम आराम से सो रही है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है, पर तभी देखता है कि वो रो रही है। ये देखने के बाद वो तो उसकी प्राइवेसी ना भंग करते हुए वहां से चुपचाप निकल रहा था, पर जैस्मीन उसका हाथ पकड़ के ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो उसका भाई है। उसे नींद में लग रहा था कि यह उसका भाई है जो उसे छोड़ के जा रहा है। तो यंजे ने वहीं ठहरने का प्लान किया था, पर उतने में मैडम की नींद खुल जाती है और वो तो उसे धक्का मार के कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कहा था कि ब्लैंकेट लाके मुझे कवर करो? वो तो मना कर रहा था। तो ये कहती है फिर यहाँ आने का रीजन बताओ। तो वो अपने पास से वो बिल निकाल के दिखाता है जो उसने रिफाइन की थी और जैस्मीन से कह रहा था कि वो शूट ट्राइब के लोगों से निपटने का एक आइडिया है मेरे दिमाग में। और फिर अपने ही खतरनाक आइडिया को सोच सच कर मन ही मन इतनी जोर जोर से हंस रहा था ना, इससे पहले कि वो अपना आइडिया जैस्मीन से शेयर कर पाता, बाहर उसके डोर पे कोई नॉक करने लगता है। ये देखने के बाद तो वो बड़बड़ाते हुए जा रहा था कि आधी रात को भी चैन नहीं है। पता नहीं कौन आ गया परेशान करने के लिए, पर दरवाजा खोलते ही उसे नजर आती है सीनियर लंशे। तो उन्हें देखने के बाद तो जनाब की सारी टोनी चेंज हो जाती है। वो उससे पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? लंशे उसके कमरे में एंटर होते हुए बताती है कि बाहर क्या कांड हुआ था। वो कहती है शिया और टनैंडन जो कि शिया और सेट का एल्डर है वो अभी डोर पर आया था। तो अपने पास 10 दिन की टाइम वाली बात सुनने के बाद यसे रिलैक्स होकर चेयर पे बैठ के कह रहा था कि सियाओ सेट के ग्रे रब वाले एक एल्डर का ही तो सन इन लॉ बनने वाला है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और वो इतना रिलैक्स हो गया था कि एप्पल खाने लगता है। यहाँ लशी उसे बताती है कि वो जितना समझ रहा है ये मैटर उतना भी इजी नहीं है। वो वहाँ के ग्रेट एल्डर है जो कि काफी सारे एक्शंस लेते हैं। उनकी पावर ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सैल भी हैं। उनसे तो इतने बड़े बड़े लोग डरते हैं कि हमारे मास्टर किन की तो बात ही छोड़ो। जितने भी रॉयल गवर्नर्स हैं ना वो भी उनकी बातें मानते हैं। इतनी सारी डरावनी बातें सुनने के बावजूद भी इस लड़की को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। पर फिर भी वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए लिंशे को कह रहा था कि अब जब सीनियर सिस्टर इतना कह रही है तो अब मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। मुझे इस मैटर को केयरफुली संभालना होगा, वरना तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं ना। ये सुन के लिंशे उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वो तो कह रहा था कि मैं तो इतना बेवकूफ हूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस मैटर से कैसे बाहर निकलूं। क्या आपके पास कोई आइडिया है? कितना ज्यादा चालाक है, ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसके पास बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ एलन कहती है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया तो है। 10 दिनों के बाद मैं अपनी फैमिली को यहाँ बुला लूंगी, वो आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग वहां से निकलने की तैयारी कर लेंगे। एक बार अगर हम इस जगह से निकल गए फिर हम दोनों मिलकर उनसे निपट सकते हैं। बेसिकली वो यंचे को कह रही थी कि हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये सुनने के बाद तो वो फटाफट रेडी हो जाता है कि यह तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। पर यहाँ अलश कह रही थी कि इस बारे में किसी को मत बताना, यनबा को भी मत बताना, इसे हम सीक्रेट रखने वाले हैं। यहाँ यजे पूछ रहा था कि सीनियर आप तो मुझसे आज ही मिली है ना, फिर आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही है कि अपनी जान खतरे में डाल रही हो? ये सुनने के बाद हमारी सीनियर मैडम कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूं ना, अब ये तो मेरा फर्ज है ना। ये सुनने के बाद यंचे कहता है कि सीनियर आप इतनी अच्छी हैं कि आज से पहले मैंने आप जैसा इंसान कभी भी नहीं देखा। अगर मेरा दूसरा जन्म भी हो गया ना तो मैं पक्का याद रखूंगा कि मेरी एक खूबसूरत सीनियर सिस्टर थी जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, जो मेरी इतनी फिक्र करती थी, मुझसे इतना प्यार करती थी। हमारे सीनियर तो यंचे की ऐसी मीठी मीठी बातों से फिसलने लगी थी, शर्माने लगी थी। इतनी शर्मा जाती है कि बेचारी वहां से भाग ही जाती है। यहाँ जैस्मीन बाहर आते हुए कहती है कि क्या बात है, 10 दिनों में हीरोइन हीरो को किडनैप करके लेके जाने वाली है। वो तो कह रहा था कि मास्टर आप भी ना ऐसे मत बोलिए, वो तो मेरी हेल्प कर रही है ना। तो जैस्मीन मैडम का कहना था कि ऐसी भी क्या खास बात है तो मैं जो वो तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हो गई। तो वो टशन मारते हुए कहता है क्या मैं हूं ही इतना हैंडसम कि सारी लड़कियां फिदा हो जाती है और हेल्प करने आ जाती है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो उसे अजीब अजीब से बस बोलने लगती है। इसके बाद यंचे फिर से बेस बदलकर उसी ट्रेजर वाले शॉप में जाता है।
शॉपकीपर उसे वहां देखने के बाद उसकी खातिरदारी करने वाला था कि आप अंदर जाके रूम में बैठिए, मैं आपके लिए चाय कॉफी लेकर आता हूं। पर यंचेजे फिर से उसके सामने वह ड्रैगन पिल रखने के बाद कह रहा था कि मुझे इसे सेल करना है। ये सुनने के बाद वह शॉपकीपर कह रहा था कि मैंने आपको पहले कहा था ना कि इतने पैसे नहीं है। पर इस बार यंचे को वो बिल बेचने के लिए कोई दूसरा ऑफर देना था और यह ऑफर वो उसके कानों में बताता है, जिसे सुनने के बाद ये जनाब काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं तो इस ऑफर के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। क्यों तो वो पिल वहां रखने के बाद वहां से जा रहा था। फिर तभी उसकी नजर पड़ती है एक गोल्डन खटोला पर, जिसे देखने के बाद वो शॉपकीपर से पूछ रहा था इसका रेट कितना है। वो शॉपकीपर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ये कहते हुए कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो यंचे कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी है क्या। तो वह अपना एक कार्ड निकाल के दिखाने लगता है। इसके बाद यंचे को मार्केट में दिखाया जाता है। वही बस बदलकर अपने पास एक बैनर लेकर घूम रहा था जिसमें वो खुद को वहां का काबिल डॉक्टर घोषित कर रहा है। आसपास के लोग तो उसके हुलिये को देखकर डिस्कसिंग फील कर रहे थे और इस जनाब की हरकतें भी कुछ वैसे ही थी। वहीं मार्केट में शाउ ट्राइब के 2 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने यंग मास्टर के लिए डॉक्टर ढूंढते फिर रहे थे। उनकी नजर यंचे पे पड़ती है तो सोचते हैं कि शहर के सारे डॉक्टर को तो हम खंगाल के देख ही चुके, क्यों ना इसे भी लेके जाए। इसके बाद तो हमें यंचे को दिखाया जाता है जो उन दोनों स्टूडेंट के साथ उनके साथ शाउ ट्राइब जा रहा था और मन में सोच रहा था कि ये अब तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स दिखाने का टाइम आ गया है। शाउ ट्राइब माउंटेन के चोटी पर स्थित था, तो काफी सारी चढ़ाई करने के बाद वह फाइनली वहां तक पहुंच जाते हैं। जहां जाने के बाद उन्हें नजारा दिखता है कि अलग अलग डॉक्टर्स को चेक करने के बाद वहां के एल्डर उन्हें उठा के फेंक रहे थे, क्योंकि वो उनके बेटे का इलाज जो नहीं कर पा रहे थे और ये देख के उन्हें गुस्सा आ रहा था कि कैसे काबिल डॉक्टर है, ये तो एक कूड़े के बराबर है। यह नजारा देखने के बाद तो वो दोनों स्टूडेंट्स भी बुरी तरीके से डर रहे थे कि पता नहीं अगला नंबर उनका ना हो। तो वो काफी हिम्मत करने के बाद यंचे को बाहर रोकने का बोलकर खुद अंदर जाकर एडल्स को आगाह करते हैं कि वो अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आए हैं, जिस डॉक्टर का इंट्रोडक्शन वो ऐसे दे रहे थे कि वो बहुत ज्यादा फेमस और मिरेकल डॉक्टर है। यहाँ अपनी तारीफें सुनने के बाद तो यज फटाफट अंदर आ जाता है और अंदर आकर ऐसे पागलों की हरकतें कर रहा था ना, जिसे देखने के बाद वहां पर मौजूद शाउ लच के फादर, शाउ के अल्केमिस्ट और लच के अंकल जो उसके साथ फाइट में गए थे वो तो सोच रहे थे कि यह कौन सा नमूना है जिसकी ऐसी पागलों जैसी हरकतें हैं। यहाँ लच के फादर तो उन दोनों बच्चों को डांट रहे थे कि वो कैसे डॉक्टर को उठा के लेकर आए हैं। डर के मारे तो उन दोनों स्टूडेंट्स की हालत खराब हो रही थी और यहाँ लूज के फादर काफी गुस्से में अपनी मिस्ट्री पावर को रिलीज करके उन दोनों पर अटैक करने वाले थे। तो यून उन्हें रोकने के लिए इस बात को नोटिस करते हुए ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो उस अल्केमिस्ट के पास रखे हुए पत्थर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो तो उस अल्केमिस्ट के हाथ से वो पत्थर लेते हुए कह रहा था कि यह पर्पल बीट जो स्टोन है ना, इस स्टोन के अंदर से काफी पावरफुल पर्पल ऑरा निकल रहा था, जिसे देखने के बाद यजे कहता था कि इसे थोड़ा और प्यूरिफाई करने की जरूरत है, इसे 6 मिनट तक और प्यूरिफाई करने की जरूरत थी, फिर तो ये बिल्कुल प्योर हो जाता। पर अफसोस अब यह नहीं हो सकता। यहाँ वो शाउ ट्राइब के एल्डर कह रहे थे कि आपने इतने रेयर मैजिक मेडिसिन को इतनी जल्दी से पहचान लिया, हम तो इसका इस्तेमाल करने वाले थे। यहाँ यूंजे लोच को देखने के बाद हल्की सी स्माइल के साथ उस पत्थर को फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारे यंग मास्टर को जो बीमारी है मुझे नहीं लगता कि उसके लिए इतनी खास मेडिसिन का यूज करना होगा। ये तो वही बात हो गई कि राइट जैसी प्रॉब्लम के लिए पहाड़ जैसा सॉल्यूशन लेकर आ गए। ये सुनने के बाद तो वह अल्केमिस्ट भड़कते हुए कहता है कि कितना बेवकूफ डॉक्टर है ये, हमारे यंग मास्टर इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखे हैं और यह उनकी बीमारी कुछ छोटी सी बीमारी कह रहा है। इतने सारे डॉक्टर आए और उनमें से कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। कौन उठा के लाया इस गधे को, वापस फेंक के आओ, जो शाउ ट्राइब के सामने ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि दुनिया भर का ज्ञानी है। ये सारी बातें सुनने के बाद यंचे कह रहा था कि इतने सारे डॉक्टरों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी तुम्हें अच्छे डॉक्टरों की जरूरत थी ना, इसीलिए मैं आया हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। वैसे भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो वो तुम्हारे सामने कुछ एक लक्षण तो शो करती है, और जैसे ही मैंने इस कमरे में एंट्री मारी मुझे तुम्हारे यंग मास्टर की बॉडी देखने के बाद पता लगा कि तुम्हारे यंग मास्टर के मेरिडियन और मिस्टिक गैंग्स पूरी तरीके से टूट चुके हैं और उनके लेफ्ट हाथ के बोनस भी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और इनकी हल्की गर्म और ठंडी बॉडी से यह पता लग रहा है कि यह पिछले 3 घंटे से कोमा में है। इस तरीके की इंजरीज के बारे में सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी एल्डर्स बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि इतनी डिटेल में तो कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया, और इसने तो बिना बॉडी को हाथ लगाए इतनी डिटेल में इंजरीज के बारे में पता लगा लिया। यहाँ यून उस शाउ ट्राइब के अल्केमिस्ट के बारे में बता रहा था कि एक बुढ़ा जो कि खुद मरने वाला है, जो खुद को नहीं बचा सकता, वो मेरी काबिलियत पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद उस अल्केमिस्ट को गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्राप देने की कि मैं मर जाऊंगा। तो यंचेजे का कहना था कि पिछले 6 महीनों से क्या तुम्हें तुम्हारे जॉइंट्स में और गर्दन के पास कंधों में पेन्स फील नहीं हो रहा? तुम्हें क्या लगता है इसका क्या रीजन होगा तुम्हारी मार्शल आर्ट परफॉर्म करना? वैसे तुम इतने स्मार्ट तो हो कि तुम्हें पता है कि ये एक तरीके की बीमारी है जिसके लिए तुम मेडिसिन खा रहे हो, पर तुम जितनी दवाएं ले रहे हो ये दर्द वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है ना? अब ये तो सीक्रेट बातें थी जिसके बारे में यंचे सबको बता रहा था। तो ये सुन के उस अल्केमिस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसे कैसे पता लगा।
यहाँ यचे कहता है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें एक रेड कलर के स्नैक ने काटा था। तुम्हें लगा कि यह कोई आम सा रेड लाइन का स्नैक होगा, पर क्या तुम्हें पता है कि वो 7th रैंक का स्नैक था जो बहुत ही रेयर पाए जाते हैं और उनका जहर बॉडी में लंबे समय तक टिक जाता है। ये बात अल्केमिस्ट को बिल्कुल नहीं पता, तो वो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ यंचे बता रहा था कि उस स्नैक का जहर कुछ ऐसा है कि उस पर अगर वॉम्पायर की दवाएं यूज की जाए तो वो आग में पेट्रोल डालने का काम करती है, और वही इतने महीनों से हमारे अल्केमिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ यंचे का कहना था कि तुम अपने मौत की तैयारी खुद कर रहे हो, तो तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा। ये सुनने के बाद तो अल्केमिस्ट डर के मारे अपने घुटनों पर आकर कह रहे थे कि डॉक्टर मुझे बचा लीजिए प्लीज। ये देखने के बाद नोचन के अंकल उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं कि पहले यंग मास्टर का इलाज करवाएंगे या तुम्हारा। अपनी बीमारी को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जबकि यंग मास्टर इतनी सीरियस कंडीशन में है। यंचे तो उसकी भी नब्ज पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब है और फिर भी तुम दूसरों के बारे में इतना सोच रहे हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि तुम अपनी इस हालत से बुरी तरीके से थक चुके हो। यह एल्डर तो हैरान परेशान हो रहे थे कि आखिर यंचे किस बारे में बात कर रहा है, पर यंचे का कहना था कि तुम अपने गर्दन और शोल्डर को ठीक करने के लिए पिछले कुछ महीनों से दवाएं ले रहे हो ना, पर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा। खुद को इतना ज्यादा फोर्स करने के बावजूद तुम्हारे गर्दन और नेक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। ये सुन के तो यह हल कह रहे थे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ऐसी बात है। यहाँ यंचे कह रहा था कि तुम्हारा ऐसे करने की वजह से तुम्हारे जो गर्दन की वेन्स है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। यह बातें वो काफी ज्यादा गुस्से में कर रहा था। वह कहता है कि इस वजह से तुम्हारी मिस्टेक पावर यूज करने में भी तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में तुम बिल्कुल एक यूजलेस पर्सन बन जाओगे। ये सुनने के बाद तो वो एल्डर बुरी तरीके से परेशान होने लगते हैं। वो तो घबराते हुए कह रहे थे कि मेरे किड डॉक्टर प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले किसी और को उठा के इसी वजह से फेंका था ना, क्योंकि वो पहले खुद को बचाने की बात कर रहा था। यहाँ यच थोड़ा भाव खाते हुए कहता है कि ठीक है, अब जब आप इतना कह रहे हैं तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे ये प्रोसेस लंबा है, धीरे धीरे आपकी बॉडी पर इसे करते रहने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर अभी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। ये बोलने के बाद वह अपनी मिस्टी पावर को रिलीज करते हुए कुछ एक्यूप्रेशर टेक्निक का यूज करता है उसके शोल्डर और नेक के पास। ऐसा करने की वजह से एल्डर को पेन तो बहुत ज्यादा हो रहा था, पर वो थोड़ी ही देर में अपनी गर्दन और अपने शोल्डर को बहुत ही कंफर्टेबली मूव कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी मिस्टेक पावर भी काफी अच्छे से स्मूथली रिलीज हो रही थी। ये देखने के बाद तो बाकी दोनों अलर्स भी बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद शाउ ट्राइब के उस अल्केमिस्ट को लग रहा था कि हमारा यजे इस कॉन्टिनेंट का सबसे महान डॉक्टर है जो कि सदियों से छुपा बैठा है, जिसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है। उसे माउंट टाई के नाम से जाना जाता है। वो तो सोच रहा था कि हमारा यजे वही है, और यही सोचकर वो उससे माफी मांग रहा था कि वो उसे पहचान नहीं पाया। यहाँ लोचन के फादर आकर उस एल्डर से पूछ रहे थे कि आखिर कौन है माउंट टाई, क्या यह इतना ही ज्यादा पावरफुल है। तो वह अल्केमिस्ट धीरे से बताते हैं कि वह माउंट टाई ब्लू वाइंड एम्पायर के सबसे फेमस डॉक्टरों में से एक हैं। मैंने सुना है कि हजारों सालों की प्रैक्टिस के बाद और रिसर्च के बाद वो इतने ज्यादा फेमस हो पाए हैं। उनके पास हर तरीके की बीमारी का इलाज करने का तरीका है। उनके तरीके इतने ज्यादा मिरेकल्स होते हैं कि सालों पुरानी बीमारियां भी यूं ठीक हो जाती हैं, और इस लेवल पर पहुंचने वाले ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं। मुझे लगता है कि यह उन्हीं में से एक हैं। अगर इन अल्केमिस्ट का यही हाल रहा तो आने वाले 10,000 सालों में ये इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि अपने एक उंगली के इशारे से लोगों को ठीक कर देंगे। इस तरीके की बातें सुनने के बाद यंचे भी काफी अच्छे से इतरा रहा था। दूसरी तरफ वो अल्केमिस्ट पूछ रहे थे कि मैंने इस महान डॉक्टर से यह नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है। यहाँ यंचे कहता है कि चलो इनमें से कोई तो समझदार है जो मेरी कदर करना जानता है, और फिर वह उन्हें अपना नाम बताने लगता है जो कि था हुनफू। पता नहीं किसका सरनेम चुरा के बता रहा है। ये सुनने के बाद वो अल्केमिस्ट काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि कहीं आप वो इविल हट सेंट हुनफू तो नहीं। यच तो कहता है इतने जोर से मेरा नाम लिया ना तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे बारे में तुम्हारी यहाँ की दीवारों को भी नहीं पता लगना चाहिए। यहाँ तो वो शाउ ट्राइब अल्केमिस्ट लोच के फादर के पैरों में गिर के कह रहा था कि लॉर्ड इन्हें आपके बेटे का इलाज करने दो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह उसे ठीक कर सकते हैं। इनके बारे में यह अफवाह है कि यह मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। अब ऐसी बातें सुनने के बाद लोच के फादर कह रहे थे कि क्या ऐसी बातें हैं, तो वो अल्केमिस्ट यूजे की और भी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। तो ये देखने के बाद लोच के फादर और वो अल्केमिस्ट यूजे के पैरों में गिर के कह रहे थे कि प्लीज यंग मास्टर को ठीक कर दो। और फिर वो उस दूसरे वाले एल्डर को भी कहते हैं कि झुको हमारे सामने, और फिर वो तीनों मिलकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं। यूं तो उनकी ऐसी रिक्वेस्ट पे मान जाता है। वैसे तो वो उसका इलाज ही करने आया था, तो वो उसका इलाज करने जाने लगता है। यहाँ ये तीनों भी उसके पीछे जा रहे, पर वो कह रहा था कि बाहर रुक के इंतजार करो, और फिर थोड़ी देर की ट्रीटमेंट के बाद वो बाहर आकर कहता है कि यंग मास्टर का अच्छे से ध्यान रखना। वैसे तो इन लोगों को अभी भी उस पर यकीन नहीं हुआ था। वो तो सोच रहे थे अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो इसे जान से मार देंगे। यंचे कहता है कि अभी भी यंग मास्टर को थोड़े इलाज की जरूरत है, तो उसके आराम का बंदोबस्त किया जाए, जिस पर वो उसे दूसरे एल्डर के साथ टेस्ट करने को जाने के लिए कह देते हैं।
उनके जाने के बाद जब वो यंग मास्टर को जाकर चेक कर रहे थे तो वो होश में आ जाता है, पर उन्हें उसकी बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही थी। लुआ चैंग को तो होश में आने के बाद कह रहा था कि पता नहीं कैसी बदबू है और यही बदबू सी चीज उसने मुझे खिलाई भी, जिसे खाने के बाद मेरी बॉडी में अजीब सा पेन शुरू हो गया है। ये सुनने के बाद तो एल्डर को लग रहा था कि वो इन्हें बेवकूफ बना के गया है। वो तो चाहते थे कि इसे जान से मार दे, पर यहाँ शू ट्राइब का वो एल्केमिस्ट जब यंग मास्टर की बॉडी को चेक करता है तो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। लचिंग के फादर तो पूरी तैयारी कर लेते हैं कि जाकर यंचे को जान से मार देंगे, इसलिए जब शाओ ट्राइब के एल्केमिस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं वो तो उन्हें थप्पड़ बजा देते हैं कि खबरदार अगर उस फ्रॉड की साइड ली तो। पर यहाँ उन एल्केमिस्ट का कहना था कि यंग मास्टर को पेन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनके मेरिडियंस हील हो रहे हैं, उनके मिस्टेक वेन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि उस मिरेकल डॉक्टर ने हमारे यंग मास्टर को ठीक करने की तैयारी कर दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद लोचन के फादर काफी ज्यादा खुश होकर कहते हैं कि क्या ये सच है, और फिर वो अपने बेटे के पास जाकर कह रहे थे कि बेटे हम पर एंसेस्टर की कृपा हुई है, अब तुम बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े होने वाले हो। ये सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ वो शू ट्राइब का एल्केमिस्ट कह रहा था कि मुझे लगता है मास्टर आपको उस एल्केमिस्ट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे से यंग मास्टर का ट्रीटमेंट करेगा। मुझे तो लगता है अगर हम उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो वह यहाँ से जा भी सकते हैं। ये सुनने के बाद लोचन के फादर कह रहे थे कि पूरी सिटी में यह अनाउंस करा दो कि उस मिरेकल डॉक्टर को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि हमारे एंसेस्टर को किया जाता था। अगर पूरी सिटी में कोई भी उनके खिलाफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करेगा तो वो मुझसे फाइट करने वाला है, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला अगर किसी ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो। दूसरी तरफ हमें मिरेकल डॉक्टर यानी कि यजे को दिखाया जाता है जो वहां की मेहमान नवाजी का बहुत अच्छे से लुत्फ उठा रहा था। तभी वहां जैस्मीन हाजिर हो जाती है, जिसे देखने के बाद ये खुश होते हुए कहता है क्या मास्टर आपको अच्छे से नींद आई। जैस्मीन तो उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें ये मेडिकल स्किल्स कहाँ से आए। वो तो काफी खुश होते हुए बताता है कि मैंने अपने मास्टर से सीखा। यहाँ जैस्मीन पूछ रही थी कि तुम्हारे मास्टर कौन है, मुझे उनका नाम बताओ। ये सुन के तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि क्या मास्टर, मैंने आपसे पूछा कि आप खुद को प्रिंसेस क्यों बुलाती हैं, तो आप क्यों मुझसे मेरे मास्टर का नाम पूछ रही हैं। वो तो गुस्सा करते हुए कहती है क्योंकि बेवक तुम जिस रिस्क में पड़ गए हो ना उससे निकलने के लिए मुझे ये जानना ही पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता तुमने कौन सी मुसीबत को दावत दी है। यहाँ यंचे कहता है कि अगर वह मेरे रास्ते में नहीं आएंगे तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर वह मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो मैं भी ट्राई करूंगा आखिरी दम तक लड़ने का। और यह बोलने के बाद वो वहां का कप गिराकर तोड़ देता है। उसका ऐसा रवैया देखने के बाद जैस्मीन कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम दो लाइफ को कैरी कर रहे हो, एक तुम्हारी और एक मेरी। इसके बाद हमें यंचे को लचन के कमरे में दिखाया जाता है, जहां अच्छे से उसका स्वागत हो रहा था। लंचिंग भी उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था और वो तो लचन की काफी अच्छी खातिरदारी करता है। उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करके उसकी हाथ की हड्डी हिली हुई थी और वो उसे जोर जोर से हिला रहा था जिससे कि उसे तकलीफ हो। वैसे जब यज उसकी बॉडी को चेक कर रहा था तो यहाँ हमारी जैस्मीन को भी पता लग जाता है कि इसकी बॉडी रिकवर हो रही है, तो वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुमने इतनी स्किल्स सीखी कहाँ से, तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड तो देख के नहीं लगते। वैसे जिसे मैं उड़न खटोला समझ रही थी वो तो एक बिस्तर है जिसे यंचे ने जैस्मीन के लिए खरीदा था। यहाँ जैस्मीन मैडम तो यंचे से काफी ज्यादा इंप्रेस होती नजर आ रही थी, पर यंचे कहता है कि यह ठीक हुआ या नहीं यह मैं डिसाइड करूंगा और तुम आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। इधर यंचे तड़प रहे लचे की बॉडी में अपने बॉयज एंड पल की एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई थी। अब वो नौटंकी स्टार्ट करते हुए वहां से जाना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद लोच के फादर उसे रोकते हुए पूछ रहे थे कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर जनाब का कहना था कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद लोचन के फादर कह रहे थे पर आपने तो कहा था कि आज से आप मेरी बेटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर आप जग क्यों रहे हैं। वह तो एल्केमिस्ट को भी इशारा कर रहे थे कि इन्हें मनाओ, पर लोचन कहता है कि मैंने साफ मना किया था ना कि इसे कुछ खाने को मत देना, फिर इसे खाना क्यों खिलाया। वो लोग तो अपनी आंखें चुराते हुए झूठ बोल रहे थे कि हमने इसको नहीं खिलाया, पर वो कहता है गुस्से में कि जाके उसके मुंह को देखो, उस पे तेल लगा हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ लोचिंग अपने मुंह को चाटने लगता है जैसे कि उसने बहुत टेस्टी खाना खाया हो। यहाँ वो एल्डर कह रहे थे कि असल में ना इसकी माँ अभी अभी आए और उसने अपने बेटे को होश में देखा तो वो उसकी कमजोरी अपनी आंखों से देख नहीं पाई तो उसने थोड़ा सा चिकन सूप पिला दिया। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, तो माफ कर दो क्यों, तो उसके ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था तो इतना प्यार करोगे कि जान से मार दोगे। तुम्हें तो पता है मैंने कितनी मुश्किल से उसके मेरिडियंस को कनेक्ट किया है और ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने इस बच्चे को नया जीवन दिया हो। और फिर वो उस एल्केमिस्ट से पूछ रहा था कि तुम्हें तो पता है ना कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन भी खिलाते हैं जिस पर अगर पानी भी पड़े तो भी जानलेवा हो सकता है। अब यह बातें तो सच थी तो वो एल्केमिस्ट भी हामी भर रहा था। ये देखने के बाद तो लोचन के फादर बुरी तरीके से शॉक होते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, पर अब आप बताइए ना कि क्या करना है।
इतने में हमारा यूंजे अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे उसके बेटे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर वो तो यजर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरे बेटे की हालत ठीक कर दो। अब से हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप इस गलती के लिए मुझे पनिशमेंट भी देना चाहते हैं तो भी मुझे स्वीकार है। मेरा बेटा अभी भी बहुत छोटा है, प्लीज उसकी हेल्प करो। यहाँ यच नौटंकी करते हुए कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। मेरा भी एक पोता हुआ करता था, पर मेरी बुरी किस्मत उसे एक ऐसी खतरनाक बीमारी लगी कि मेरे इतने ज्यादा स्किलफुल होने के बावजूद भी मैं उसे बचा नहीं पाया और वह मर गया। मैंने अपने पोते को खो दिया। पर लुचेंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह मेरे पोते जैसा दिख रहा हो। पर कितनी बुरी किस्मत है ना, ये भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखा है। यहाँ लचन के फादर कहते हैं कि अरे ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, आप हमारे यहाँ आए, जरूर किस्मत को यही मंजूर होगा। आप मेरे बेटे को बचाए और आज से आप उसके ग्रैंडपा। ये सुनने के बाद तो वो मना कर रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कितना गरीब हूँ। ऐसा गरीब ग्रैंडपा डिफ थोड़ी करता है आपका बेटा। पर लोचन के फादर का कहना था कि नहीं नहीं, ये तो किस्मत ने आपको हमारे यहाँ भेजा है हमारी मदद करने के लिए। ये तो डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आप इसके ग्रैंडपा बनेंगे। इसलिए वो उसे पकड़ के अपने बेटे के पास लेके जाता है और अपने बेटे को कहता है कि हमारे इंसेस्टर को ग्रैंडपा बोलो। वो तो उसे बड़े प्यार से ग्रैंडपा बोलने लगता है और हमारा यच नौटंकी करा था कि अरे मेरे कानों ने कितने दिनों बाद यह आवाज सुनी है, बेटा फिर से बोलो। वो तो फिर से उसे ग्रैंडपा करने लगता है। ये देखने के बाद वो अल्केमिस्ट सीनियर हुंगफू यानी कि यंचे को कांग्रेचुलेशन कह रहा था, उसे उसका पोता मिलने की खुशी में। इसके बाद तो यचे लूफेंग को और ज्यादा तड़पाने लगता है। तो यहाँ उसके फादर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज इसे ठीक कर दो। वो तो कहता है कि चिंता की क्या जरूरत है, और फिर वो अपने मिस्टेक पावर का यूज करते हुए उसे हवा में उठाते हुए और ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर देता है। काफी देर तक उसे तड़पाने के बाद वो कहता है कि बस अब थोड़ी सी तकलीफ होगी तुम्हें। ये बोलने के बाद वो उसकी तकलीफ का डोज बढ़ाते हुए उसे बेड पे दे मारता है और फिर उसके हाथों को पकड़ के इतनी जोर से मोड़ रहा था वह उसकी खोपड़ी को भी उठा देता है। काफी देर तक उसे तोड़ने मरोड़ने के बाद और तकलीफ देने के बाद वह उसके फादर से कहता है कि लो तुम्हारे बेटे का हाथ ठीक हो गया, अब वह इसे हाथ को मूव कर सकता है। ये नौटंकी हमारी जैस्मीन देख रही थी। वो कह रही थी कि वाओ इसे तोड़ते मोड़ते तुमने इसे ठीक कर ही दिया। लोचक तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में कोई पेन नहीं हो रहा था और वो अपना हाथ हिला पा रहा था। यच उनसे कह रहा था कि मुझे कुछ मेडिसिन बनानी होगी, तो क्या तुम्हारे पास, जिस पे वह लोग हामी भरते हैं कि हाँ उनके पास हजारों सालों पुरानी काफी सारी मेडिसिन मौजूद है। तो यंचेजे उनके साथ वहां से जाने लगता है और यहाँ जैस्मीन सोच रही थी कि अच्छा हुआ यह नौटंकी खत्म हुई। उसके सर में तो दर्द शुरू हो गया ये देख के। इधर अल्केमिस्ट यूंजे को लेकर अपने मेडिसिन रूम पहुंच गया था जहां पर काफी सालों पुराने हर्ब्स मौजूद थे। अल्केमिस्ट बताता है कि शूट ड्राइव में ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो मौजूद ना हो। आपको जो भी मेडिसिन बनानी है हर तरीके के हर्ब्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यंचेजे वहां से गुजरते हुए स्मेल करके ही वहां के हर्ब्स के बारे में बता देता है। ये देखने के बाद वो अल्केमी सोच रहा था कि कितने महान इंसान है, सिर्फ गुजरते हुए इतने सारे हर्ब्स के बीच में स्मेल करके बता दे रहे हैं कि एग्जैक्ट चीज कहाँ मौजूद है। आखिर किस तरीके के एंजल है ये। और फिर वो यंचे के बताए हुए सारे हर्ब्स को कलेक्ट करके उसे देते हुए कहते हैं कि यह लो सारा तैयार है। हर्ब्स कलेक्ट करते हुए यंचे की नजर वहां पर मौजूद एक वेपन पर जाती है जिसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था। क्यों उस वेपन से अट्रैक्ट होकर उसके पास पहुंचता है। तो ये देखने के बाद वो शट ड्राइव का अल्केमिस्ट उसे उस वेपन के बारे में बता रहा था कि आपकी नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, आपने बहुत अच्छे वेपन को पहचाना। इस वेपन का नाम एबर है। ये वेपन बना है मिस्टीरियस एलेक्सा और अर्थी मिस्टीरियस व्हाइट टाइगर के बोन से और इसमें जो क्रिस्टल लगे हैं वो काफी सारे पावरफुल बीस्ट की सोल्स है। इस वेपन के अंदर पॉइजन पावर गन और स्काई शटरिंग थंडर की पावर मौजूद है। वहां पे काफी सारे बॉम्ब और काफी सारे बंदूक भी मौजूद। तो यन उनमें से एक को उठा के कहता है कि आखिर यह क्या चीज है। तो वो शाउट ट्राइब का अल्केमिस्ट बॉम्ब को बताता है कि इसके ऊपर की शेल को रिमूव कर दो और फिर आप इसे फेंको, ये ब्लास्ट हो जाएगा और जो आपके हाथ में है वो गन है, उसके ट्रिगर को दबाएंगे तो उसमें से बुलेट निकलेगी। वो तो ट्रिगर को दबाते हुए उस अल्केमिस्ट की तरफ निशाना लगा रहे थे कि ऐसे। तो वो डरते हुए कहता है कि नहीं आप ऐसे किसी के ऊपर चला नहीं सकते, वो मर जाएगा। यचेस तो उसे टीज करते हुए कहता है क्या सच में ऐसी बात है, यह इतना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद तो हमें यची को दिखाया जाता है जो लोएचिंग के लिए मेडिसिन बनाकर उसे खिला रहा था और बाकी सब लोग उसकी केयर कर रहे थे। ऐसे मेडिसिन खिलाना और उसकी केयर करना 3 दिन तक चलता है। 3 दिन के बाद लोएचिंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब उसे उसका ब्लड फ्लो भी महसूस होने लगता है। वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। यहाँ वो अल्केमिस्ट कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ 3 दिन लगे हैं इतने सीरियस इंजरी को ठीक करने में, अब तो मरते को भी जिंदा कर दे, आप कितने ज्यादा अमेजिंग हैं। यहाँ यचेक कहता था कि यह तो मेरे पोते की छोटी सी इंजरी थी, अगर मेरा पोता चाहे तो मैं उसे हेवन रियल पर पहुंचा सकता हूँ। ये सुनने के बाद लुओचंग एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं।
तो यंचे कह रहा था कि क्या मैं अपने पोते से झूठ बोलूंगा, मैं तो तुम्हारा ग्रैंडफादर हूं ना। तो लुचेंग उससे पूछता है कि ऐसा कैसे होगा और कितने दिनों में होगा। डॉक्टर यजेचे उसे बताता है कि जो मेथड मैं तुम्हें बताऊं अगर तुम उसको फॉलो करो और उन दवाइयों को खाओ तो तुम्हें 2 या 3 महीना तो आराम से लग सकता है। ये सुनने के बाद लोचन का कहना था कि क्या थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता। क्यों कहता है कि क्यों, पर तुम्हारी शादी तो वो 6 महीने बाद होने वाली है ना, और इतने टाइम में तो तुम हेवन दयाल में आराम से पहुंच जाओगे, फिर किस चीज की जल्दी है। जिस पे इस लड़के का कहना था कि नहीं वो बात नहीं है, असल में तो मुझे उस लड़के को पकड़ना है जिसने मेरी ऐसी हालत की है, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से भाग के कहीं जाए। तो ये सुनने के बाद लोच के फादर कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने मिस्टिक पैलेस वालों को कहा है कि वह 10 दिन में उसे हमारे पास छोड़ जाएंगे। पर लोचन का कहना था कि नहीं, मुझे उस लड़के को खुद पकड़ के अपने हाथों से मारना है और जब मैं उसके 100 टुकड़े कर दूंगा फिर मैं उसकी फैमिली को जाके खत्म करूंगा जो कि लेयन सिटी में है। हंशे कहता है कि क्या तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा है कि तुम उसकी फैमिली को मारना चाहते हो। वो तो कहता है कि हाँ, अगर वो मेरी पूरी फैमिली के साथ पंगा ले सकता है तो मैं भी तो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकता हूँ ना। पर मुझे इसमें ग्रैंडपा आपकी हेल्प चाहिए होगी कि क्या आप मेरी हेल्प करने को तैयार हैं। तो इस बात पे यश कहता है कि अब जब तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, पर तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। वैसे तुम्हारे यहाँ मेडिसिनस जो है वो काफी है, पर अब हमें बॉर्डर को क्रॉस करना है तो उसके लिए हमें मेडिसिन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए होगा ना। मुझे इसके लिए एक ड्रैगन पिल की जरूरत है। ये सुनने के बाद वो सभी काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगन पिल हासिल करना बच्चों का खेल तो है नहीं। तो वो लोग सोच रहे थे कि वो कहां से लाएंगे। यजे उन्हें एकदम पैलेस के बारे में बताता है जो उनसे काफी ज्यादा दूर था, वहां जाने के बारे में तो यह अभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए यजे उन्हें फाइनली उस शॉपकीपर का नाम बताता है कि उसकी दुकान में तुम्हें वो ड्रैगन पिल मिल जाएगा। इन लोगों को पहले तो समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें कैसे पता लगा कि ड्रैगन पिल यहां मिल सकता है। तो यजे कहता है क्योंकि तुम हो और मैं हूं, इसलिए मुझे पता है कि कहां क्या मिल सकता है। वशो ट्राइब का एल्केमिस्ट भी कह रहा था कि हाँ, यह मास्टर तो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि स्मेल करके ही पता लगाते हैं कि कौन सा मेडिसिन कितने दिन पुराना है। तो इन्होंने पक्का आराम से पता लगा लिया होगा कि ड्रैगन पिल कहां मौजूद है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो उस ड्रैगन पिल को कैसे हासिल करेंगे। तो यंचे उन्हें कहता है कि वैसे तो वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा खड़ूस है, तुम्हें नहीं देने वाला, पर अगर जैसा जैसा मैं कहता हूं अगर तुम वैसा करो तो तुम्हें वही इजीली दे सकता है। ये सुन के वो उसकी बात मानने को रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टिक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर लशे और यबा मिलकर हमारे यून को पूरी सिटी में ढूंढ रहे थे। उन्होंने तो कुछ लोगों को लिंग्विसिटी भी भेजा था उसे ढूंढने के लिए, पर उसे वहां भी नहीं मिलते। तो ये देखने के बाद उन लोगों को समझ नहीं आता कि यह लड़का कहां गायब हो गया कि किसी को कुछ नहीं पता कि यह कहां गया है। वो लोग तो ये सोच के बुरी तरीके से डर रहे थे कि कहीं उन्हें शाउट ड्राइव वालों ने किडनैप तो नहीं कर लिया। ऐसा होने के चांसेस 50% है क्योंकि वह लोग तो वैसे भी उससे नाराज हैं, अब वह मिलेगा तो उसे छोड़ेंगे थोड़ी। लशे तो इस बात का पता लगाने के लिए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें यजे को दिखाया जाता है जिसने फाइनली उन लोगों को कन्विंस कर लिया था। वो लोग तो उसकी बात मानते हुए वहां से जा रहे थे, पर यजे ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे अपने ग्रैंडसन के लिए दवाई बनानी है और वो इस बारे में भूल गया। तो वो उनसे कह रहा था कि ये दवाई बनानी कितनी ज्यादा जरूरी है, पर इसके लिए तो उसे हर्ब्स लेने जाना होगा। तो काफी देर तक सोचने के बाद लोचन के फादर ने उसे चाबी निकाल कर पकड़ाते हुए कहा था कि आप जाकर हर्ब्स खुद ले आओ, हम जाकर वो ड्रैगन पिल लेकर आते हैं। यज तो नौटंकी करने लगता है कि अरे नहीं, मैं तो एक आउटसाइडर हूं, मुझे अगर आप अपने हर्ब्स की चाबी दोगे तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि आपने एक स्ट्रेंजर को इतने सीक्रेट प्लेस की चाबी पकड़ाई कैसे। ये सुनने के बाद लोचन का फादर कहता है कि अरे आप अजनबी थोड़ी ना है, आप तो लोगों के दादाजी हैं ना, और मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए आप अपमान मत कीजिए मेरा, इस चाबी को ले लीजिए। तो यंचेजे भी वो चाबी लेते हुए कहता है कि अरे हाँ, अब तो मैं फैमिली मेंबर हूं तो ले लेता हूं, आप लोग बेफिक्र जाओ और उस ड्रैगन पिल को जल्दी से लेकर आओ। यूंजे तो एक डेविल सी मुस्कान देने के बाद पहुंच जाता है उस जगह पे जहां पर हर्ब्स रखे हुए थे। वो तो उनकी बेवकूफी पे हंस रहा था कि कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं ना, और फिर वो एक एक करके वहां पर मौजूद सारे के सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है। वो तो कह रहा था कि किसने कहा था तुम्हें बार बार मुझसे पंगा लेने के लिए, अरे मुझ तक तो छोड़ो, तुम तो मेरी फैमिली तक पहुंच गए कि उन्हें खत्म कर दोगे। मैं तुम्हें फिजिकल डैमेज तो दे नहीं सकता, तो सोचा थोड़ा मेंटल डैमेज दे दूं। ये देखने के बाद तो तुम्हें झटका लगने ही वाला है कि हजारों सालों से जमा किए हुए सारे हर्ब्स मैंने चुरा लिए। वो तो वहां पे रखे हुए वेपन और काफी सारे बॉम्ब्स को देख के मुस्कुरा रहा था, मतलब वो ये भी उठाने वाला है। इसके बाद तो वो सीधा सोते हुए लचन के पास जाकर उसे थप्पड़ मार के जगाते हुए कहता है कि मेरे पोते, अब जब तुम इतने अच्छे से ठीक हो रहे हो, पर तुम्हारा दिल इतना नाजुक है, मुझे तुम्हें किसी चीज के बारे में बताना है, पर डर लग रहा है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। वो तो कह रहा था कि दादाजी रिलैक्स हो जाओ, मैं बहुत ज्यादा बहादुर हूँ,
आप जो भी कहोगे मैं आराम से सुन सकता हूँ। वह तो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बता दूं कि मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। उसका ऐसा चेहरा देखने के बाद तो इसे इतना जोर का झटका लगता है कि इसका मुंह खुला रह गया था। दूसरी तरफ शो ड्राइव का वो एल्डर और एल्केमिस्ट पहुंच जाते हैं शॉपकीपर की दुकान में, जहां काफी सारी भीड़ लगी हुई थी। वो तो जाके सीधा ड्रैगन पिल मांगने लगते हैं। इसे समझ नहीं आता कि इन्हें किसने बताया कि ड्रैगन पिल यहाँ है। पहले तो वो उन लोगों को मना कर रहा था कि यहाँ पर कोई ड्रैगन पिल नहीं है, लेकिन जब वो उसे टोकन दिखाता है तो शॉपकीपर को याद आ गया था कि यंचे ने उसे एक टोकन दिखाते हुए कहा था कि जब वो उसे दिखाएं तो यह चीज दे देना। तो वो उन्हें ड्रैगन पिल देने को रेडी हो जाता है। वो लोग अपने हाथ में ड्रैगन पे ले जाते हुए सोच रहे थे कि किस तरीके के महान मास्टर है वो। हमने एक छोटा सा कार्ड क्या दिखाया, इस शॉपकीपर ने कितने आराम से हमें वह पिल निकाल कर दे दिया। इससे पता लगता है कि उनका दबदबा कितना ज्यादा है। जैसे ही वह लोग अपने सेट पहुंचते हैं, वहां पे काफी सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे। ये देख के उन्हें डर लग रहा था। वह पूछते हैं क्या हुआ। वो तो उन्हें यंग मास्टर की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि उन्हें कुछ हो गया है, चेक करिए। एल्केमिस्ट उसे चेक करने के बाद बताता है कि यंग मास्टर अचानक से अजीब बिहेव करने लगे और अब तो इनकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो रखी है। ये सुनने के बाद उस झटके से लोचन के फादर के हाथ से वो ड्रैगन पिल छूट के नीचे गिर जाती है। कोई उसके ऊपर से पैर रख के चला जाता है और वो पिल टुकड़े टुकड़े हो गई थी। जब वो उसे जाकर चेक करता है तो पता लगता है कि यह तो नकली है, पर वो एल्केमिस्ट कह रहा था कि यह नकली कैसे हो सकता है। जब मैंने इसे शॉप पे चेक किया था तब ये बिल्कुल ओरिजिनल था, पर पता लगता है कि वो पिल तो हमारे यज ने बनाया था। अब वो जो पिल बनाता है ना, उसके बारे में तो खुद गॉड और यह भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि असली कौन सा है। यही सोच के वो मुस्कुराए जा रहा था। इधर हमें लोअर चंग के फादर को दिखाया जाता है जो गुस्से में पूछ रहे थे कि कहाँ है वो सीनियर हुनफू, जिसके बारे में बाकी एल्डर बताते हैं कि वो तो हर्ब्स गए हैं हर्ब्स लेने के लिए, मैंने किसी को भेजा है उन्हें ढूंढने के लिए। पर तभी उनमें से एक स्टूडेंट दौड़ते हुए आके कहता है कि ट्रेजर हाउस में कुछ हो गया है। और जब वो फटाफट ट्रेजर हाउस पहुंचते हैं तो वहां की हालत देखने के बाद इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उन्हें लूट के चला गया। वहां भी यचे उनके लिए एक लेटर भी छोड़ के गया था, जिसे पढ़ने के बाद तो यहाँ पे लोचन के फादर की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि उनके तो मुंह से खून आने लगता है। वो जमीन पे गिर जाते हैं। वैसे उस लेटर में लिखा था कि अब तुम्हारा बेटा सच में यूजलेस बन गया है। दूसरी तरफ यजे को दिखाया जाता है जो मस्त नाचता गाता वहां से नीचे जा रहा था। जैस्मीन उसे कहती है कि तुम ये कोड़ा कबाड़ा क्यों उठा के लाए हो। वो उस मॉम की बात कर रही थी। यूंजे कहता है कौन जाने फ्यूचर में कब काम आ जाए। तभी रास्ते में उसे उसके अंकल मिल जाते हैं जो पूछ रहे थे कि सीनियर हुनफू आप नीचे कहाँ जा रहे हैं। तो यह जैसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा इमरजेंसी आई है। वो कह रहा था कि आप लोग डिनर बना लेना, मैं तब तक पहुंच जाऊंगा। अंकल तो उसकी बात मानकर उसे जाने दे रहे थे, पर तभी उन्हें मैसेज मिलता है कि वो सीनियर हुआनफू एक चीटर था, वो असल में यंचे है। और यह जानने के बाद वो फटाफट यूंजे के पीछे दौड़ लेते हैं। यंचे तो उनसे बच के भागने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो उसे अपनी पावर से हिट करके काफी दूर पटक देते हैं। इसके बाद तो जब वो उसके पास जाकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, यंचे उनके ऊपर बम फोड़ के वहां से भाग जाता है। जैसे ही यंचे वहां पर बम फोड़ता है ना, वहां का जो ब्रिज था वो बुरी तरीके से टूट जाता है। पर जैसे ही स्मोक छटता है तो पता लगता है कि एल्ड ने खुद को शील्ड बना के बचा लिया था। ये देखने के बाद जैस्मीन कहती है कि जिन्हें ट्रिक्स का पहले से ही पता हो ना, उन पे ट्रिक्स काम नहीं करती। अब वैसे भी जितना स्ट्रांग यह हेल्ड है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से बच के भाग सकते हो। जब तक चीजें मेरे हाथ में है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। यूंचे तो अपने फास्ट स्मोक का यूज करते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर यह हेल्ड उस पे अटैक करके उसे घायल करने की कोशिश करते हैं। यंचे भागते भागते काफी दूर निकलने की कोशिश करता है, पर एल्डर का कहना था कि आज तो तुझे जान से मार ही देने वाला हूं मैं। ये बोलने के बाद वो अपनी मिस्टिक पावर रिलीज करके यंचे पे जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। किंच अपने पास से वो गन निकालकर उनके ऊपर तान देता है। फायर करने के बाद वहां पर ग्रीन कलर का स्मोक निकला था, जिसकी वजह से एल्डर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर इससे ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। वो उड़ते हुए तेजी से यंचे के पास पहुंचकर कह रहे थे कि देख बच्चे, अब मैं कैसे तेरी स्किन को तेरी बॉडी से उतारता हूं। ये बोलने के बाद वो यूंजे पर अटैक करने वाले थे। वो तो अपनी एक्सट्रीम मिस्टिक पावर का यूज करते हुए यंचे पर अटैक कर रहे थे, पर यूजे उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने एविल मिस्टिक पावर का यूज कर रहा था। ये करने से उसकी आंखें बदलने लगती है और वह भी अपनी फुल पावर का यूज करने लगता है, जिस वजह से वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था। तभी हमें वहां पर लश आती दिखाई देती है जो यंचे को ढूंढने के लिए आई थी, और जब वो देखती है कि यूजे पे अटैक हो रहा है और वो बुरी तरीके से घायल हो गया है तो वो अपने स्पिरिचुअल बट को लेकर फटाफट यूजे के पास पहुंचती है। एल्डर के अटैक से वो हिट होने ही वाला था, पर वो उसे लेकर स्किप कर जाती है। एल्डर तो उसे वहां से भागता देखकर दूर से उस पे अटैक किए जा रहे थे। यहाँ यंचे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही है सीनियर, पर लश उससे पूछती है कि तुम 3 दिनों से कहाँ थे।
पूरा का पूरा कॉलेज तुम्हें ढूंढ रहा है। वो लोग अटैक से बचते हुए काफी दूर निकल के आ जाते हैं। जहां यजे बता रहा था कि मैं अपने मसलों को सॉल्व करवाने आया था, जहां मुझे कुछ बुरे लोगों से फाइट करनी पड़ी। यजे तो यहाँ उसके बालों का सेंट लेने लगता है। एक नंबर का ठरकी है। इसके बाद वो सीनियर से पूछता है कि आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्या करने आई थी। तो सीनियर कहती है कि तुम कहीं भी ढूंढ के नहीं मिल रहे थे, तो हमें लगा कि शायद ड्राइव वालों ने तुम्हें किडनैप कर लिया, इसलिए मैं एक नजर मारने आई थी। वो तो कह रहा था कि सीनियर आपको डर नहीं लगा, आप अकेले यहाँ आ गई। वो शर्माते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। वो तो पूछ रहा था कि सीनियर क्या आपकी फैमिली यहाँ आ गई। तो वो कहती है कि हाँ, शायद वो आने वाले हैं या फिर मैं ही तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट वहाँ ले चलूँ। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से वो एल्डर भी हाजिर हो जाते हैं अपने स्पिरिचुअल बर्ड पे बैठकर। वो दोनों तो ये देखने के बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। लिंगशे तो अपने बर्ड की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देती है, जिससे कि वो और ज्यादा स्पीड में उड़ने लगी थी। पर वो एल्डर भी कहाँ कम थे, वो भी अपने बर्ड की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देते हैं, जिससे वो और स्पीड में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो तो उन पे अटैक भी कर रहा था। यहाँ ये लोग उन अटैक को टच करते करते उस मास्टर से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर एक अटैक पत्थर के टुकड़े पर लगने की वजह से वो बर्ड तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसे प्रोटेक्ट करते हुए हमारी लिंगशे उस बर्ड को अपने शील्ड से कवर करने की कोशिश कर रही थी। पर उस मास्टर से पावर में कम होने की वजह से वो इली इस शील्ड को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद तो वो अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए अपने बर्ड को और ऊपर ले जाने लगती है। जहां यंचे उससे माफी मांग रहा था कि उसे प्रॉब्लम में डाल दिया, पर लशई कहती है कि यह मेरी चॉइस थी कि मैं तुम्हें बचाने आऊं, तो अब तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो बर्ड बादलों के ऊपर से जा रहा था ताकि उस दूसरे बर्ड से बच सके, पर वो एल्डर तो अपने बर्ड्स के साथ आकर पीछे से यंचे को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। यंचे तो अपने पास से गन निकालकर उस बर्ड के 2 गोली मार देता है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गई थी और यंचे उसके पंजे से छूटकर नीचे गिरना शुरू कर देता है। यहाँ अला भी डिसबैलेंस हो गए थे। इससे पहले कि वो नीचे गिरते वो खुद को संभालते हुए उस गन को कैच कर लेते हैं जो यंचे के हाथ में था। यहाँ सीनियर सिस्टर फिर से यून को बचा लेती है, जिसपे तो वह दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे कि पीछे से एल्डर आते हुए उसके बर्ड पर गोली मार देते हैं। एक गोली तो उस बर्ड को लग ही चुकी थी। इससे पहले कि दूसरी गोली लगती यून उसे अपने हाथ में ले लेता है। अब तो एल्डर अपने बर्ड के साथ फटाफट उनके बर्ड के सामने आकर उनपे गोली दागने वाला था, पर यंचे सीनियर सिस्टर को कहता है कि आपको और मुझे यहाँ से जंप करना होगा, वरना तो इस अटैक से हिट होने के बाद हम दोनों ही ऊपर पहुंच जाएंगे। वो दोनों एक साथ उस बर्ड से छलांग मार देते हैं, जिससे एल्डर का अटैक फेस हो जाता है। इसके बाद तो वो दोनों तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। एल्डर उन पे अभी भी अटैक किए जा रहे थे, पर उनके नीचे गिरने की वजह से सारे अटैक फालतू जा रहे थे। एल्डर भी उनके पीछे तेजी से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, पर अपने बर्ड के घायल होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते। और यहाँ दूसरी तरफ यज तेजी से सीनियर सिस्टर के पास आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ यंचे जैस्मीन से हेल्प मांग रहा था कि वो अपनी पावर का यूज करते हुए सीनियर सिस्टर को बचाए। जैस्मीन तो कह रही थी कि जितनी एनर्जी वह वेस्ट कर रहा है ना, उसकी जान बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी वह यंचे के कहने पर लिंगशे को अपनी पावर की हेल्प से प्रोटेक्ट करने लगती है, जिससे कि वो उतनी स्पीड से नीचे नहीं गिरती जितनी स्पीड से हमारा यंचे गिरता है। यंचे तो नीचे गिरने के बाद बुरी तरीके से घायल हो गया था, पर लिंगशे बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग करती है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। पर इसके बाद वो यंचे की हालत देखकर बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। वो अपनी पावर रिलीज करके यंचे को होश में लाने की कोशिश करती है, पर इसे कोई असर होता दिख नहीं रहा था। तो ये देखकर वह रोना शुरू कर देती है। यजेचे ने उसकी जान बचाई थी, ये सोच सच कर उसे और ज्यादा रोना आ रहा था। वह तो उसके सीने पर सर रख के रो रही थी कि अब उठ भी जाओ ना। वह तो उसे कह रही थी कि शायद मैं यूजलेस हूँ, तुम्हें बचा ही नहीं पाए। पर वो उठते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर, अगर आप ऐसे मुझे पुश करोगी तो मुझे और ज्यादा पेन होगा। वो तो उसे होश में देख के काफी ज्यादा खुश होते हुए पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो। यून तो उसे रोते हुए देखकर कह रहा था कि आपने इतनी जल्दी रोना शुरू कर दिया, आपको तो थोड़ा और फाइट करना चाहिए था ना। वो कहती है अगर इतने ही बहादुर हो तो खुद क्यों नहीं लड़े। तभी उन दोनों को अजीब से बीस्ट की आवाज सुनाई देने लगती है। लशे तो रेडी हो जाती है स्वर निकालकर फाइट करने के लिए, पर वहां पर आ रही कदमों की आवाज से हमारा यह पता लगा लेता है कि शायद ये छोटे छोटे बच्चों के पैर के निशान है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सच में वहां पर 2 छोटे छोटे बच्चे बीस्ट से डरकर अपनी जान बचा के भाग रहे थे। उनमें से 2 लड़की गिर जाती है। इससे पहले कि बीस्ट उस पे अटैक करता वो तो डर जाती है, पर यहाँ लिंगशे अपनी सोच से अटैक करते हुए उस बीस्ट को दूर कर चुकी थी। ये बीस्ट तो खतरनाक तरीके से करने लगता है। लिंगशे तो रेडी थी उसके साथ फाइट करने के लिए, पर वहां पे तो धीरे धीरे उसकी टीम अपीयर होने शुरू कर देती है। तभी अचानक से यंचे वहां पर वो ड्रैगन पिल लेकर आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो सभी के सभी बीस्ट वहां से डर के भाग जाते हैं। जब लिंगशे इस पिल को देखती है और हैरान हो रही थी तो यंचे उसे बताता है कि यह सभी ड्रैगन को अपना असेस्ट मानते हैं। अब उसकी पिल को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना डरेंगे।
वो लोग तो रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ लश उन बच्चों से पूछ रही थी क्या वो ठीक है, तो वह लोग तो उसे थैंक यू बोलने लगते हैं उसकी जान बचाने के लिए। ये बच्चे बताते हैं कि इनका गांव पास में है, ये तो बस नदी क्रॉस कर रहे थे कि यह पिस्टन के पीछे पड़ गया। नेक्स्ट सीन में वो बच्चे यंचेशे को और लशे को अपने साथ अपने गांव लेके जाने वाले थे, पर तभी उनके गांव में से कुछ विलेजर्स उन पर तीरों से अटैक कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए लश अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रही थी। जब लशे उनके सभी तीरों को रोक लेती है तो यश भी अपना रिवॉल्वर लेकर बाहर आ गया था। ये विल्जर तो उसके सामने से अटैक करने वाला था कि तभी उनका छोटा नेफ्यू उनके सामने आ जाता है जिसका नाम था जे, जो कि बता रहा था कि ये दोनों बुरे नहीं है, आखिर इन्होंने उसकी जान बचाई है। इसके बाद तो वहां उन बच्चों के फादर भी पहुंच जाते हैं जो अपने बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, और इसके बाद वो लंचे और यंचे को घोड़े में बिठाकर अपने गांव की तरफ ले जा रहे, जहां वो उसे बताते हैं कि यह उनके गांव के गार्ड है। असल में यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और जो भी आते हैं वो उनसे दुश्मनी निकालने आते हैं, इस वजह से वह इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वैसे वो भी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए थैंक यू बोल रहा था। यहाँ लशे तो उन्हें कह रही थी कि उन्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वो छोटा बच्चा जो कहता है कि आप मुझसे मिलो, मैं इस गांव का यंग पैट्रियार्च बनने वाला हूँ, और मेरी बहन इससे पहले कि वह आगे बताता उसके फादर उसे डांट के चुप करा देते हैं। अब जैसे ही वह अपने गांव के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, वो छोटी लड़की जूई अपनी पावर का यूज करते हुए वहां का बैरियर ओपन कर देती है, जिसे देखने के बाद ये दोनों बुरी तरीके से हैरान हो रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची पूरे गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बनाकर बैठी है। अंदर जाने के बाद उन्हें विलेजर्स काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे क्योंकि सभी 10 लेवल पर थे। उसे तो अजीब लग रहा था, और यहाँ जैस्मीन बताती है कि उसे गांव में किसी फ्यूनिक्स के होने का अंदाजा हो रहा है। फंचे कहता है एंशिएंट बर्ड फ्यूनिक्स वो यहाँ कैसे हो सकता है। उन गांव वालों के फहद पर एक तरीके का निशान था, जिसे देखने के बाद जैस्मीन बताती है कि यह लोग फ्यूनिक्स की ब्लड लाइन से हैं, कहीं वो फ्यूनिक्स इनके गार्डियन एंजल तो नहीं है। तभी दूर से कहीं से यंचे को अजीब सी रोशनी आती हुई नजर आती है, जिसे देखने के बाद वो चौंक गया था। विलेज चीफ थोड़ी ही देर में उनके लिए एक रूम अरेंज करा देता है, जिसके अंदर जाने के बाद यजे कह रहा था कि रूम तो काफी अच्छा है। सीनियर सिस्टर आप यहाँ आराम करो, मैं बाहर रुकता हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ विलेज चीफ उन्हें कह रहे थे कि इसके अलावा उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें याद कर ले। एल्डर तो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए वहां से जा रहे थे, पर हमारा यश उन्हें रोक कर कहता है क्या आप लोग फ्यूनिक्स ब्लड लाइन से हो और आपके गार्डियन एंजल फ्यूनिक्स है। ये बात सुनने के बाद तो विलेज चीफ का मुंह बन जाता है और वो काफी गुस्से में वहां से जाते हैं। हमारे लशे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, पर यश विलेज चीफ के पीछे पीछे बाहर आ गया था। विलेज चीफ तो उसके आने के बाद कहते हैं कि तभी तो मैं सोचूं कि अचानक से उनके यहाँ बीस्ट कैसे नजर आया, जिसे गांव वालों ने नहीं बल्कि दो स्ट्रेंजर ने देखा। तुम यहाँ इसी इंटेंशन से आए थे ना, ताकि उस फ्यूनिक्स का पता लगा सको। ये सारी बातें सुनने के बाद यून से उन्हें कहता है कि आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं और सीनियर सिस्टर तो इस वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं क्योंकि हमारे पीछे एनिमी पड़ा हुआ था और मैं बुरी तरीके से घायल भी था। हम तो आसमान से नीचे गिरे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि आखिर हम हैं कहाँ। ये पूरी तरीके से अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटल था। अब चाहे आप इस बात को सच माने या ना माने, पर विलेजर के चेहरे को देख के लग रहा था कि उन्हें यंचे की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं कैसे मानूं कि तुमने ये चीजें जानबूझ के नहीं की। इतनी सारी चीजें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती ना, कि तुम्हें उस फ्यूनिक्स के बारे में भी पता है और तुम हमारे विलेज के बाहर आकर जाकर घायल हुए। इस बात पे तो थोड़ी देर के लिए यंचे भी सोच में पड़ गया था कि हाँ ये बातें सेंस तो बना रही हैं। शायद मैंने तुम्हारे बच्चों को मुसीबत में डाला हूं और फिर उन्हें बचाने की एक्टिंग की हो, है ना। ये भी तो मेरी वजह से हुआ है ना, मैंने ही खुद को जानबूझ के घायल किया हो और फिर यहाँ आकर एक्टिंग कर रहा हूँ कि मुझे ठीक किया जाए। उसकी बातें सुनने के बाद तो लश ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि यंटे पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ। युजे तो कह रहा था कि चलो मान भी लो कि मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ, तो मैं यह बातें तुम्हारे मुंह पर थोड़ी ना बताऊंगा, अपना काम करके निकल जाऊंगा ना। यह बातें सुनने के बाद विलेजर कहते हैं कि मान भी लो कि तुम सच कह रहे हो, पर तुम्हें इस बारे में पता है और तुम अंदर तक आ चुके हो। पर शायद अब जो मैं बोलने वाला हूँ उससे सुनकर तुम डिसपॉइंट हो जाओ कि हम लोग यहाँ मौजूद हर चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे तुम कुछ भी चीज बाहर लेके नहीं जा सकते। यहाँ यूंजे कहता है उस रोशनी को देखने के बाद कि तुमने फिनिक्स बर्ड को छुपा के रखा हुआ है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैजिक सर्कल बनाया जिसे कोई ओपन ही नहीं कर सकता, तो चीजें क्या लेके जाएगा, है ना। इस तरीके की बातें सुनने के बाद विलेज चीफ बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि इस लड़के को कैसे पता। वो तो उसे धमकी दे रहे थे कि अगर तुम यहाँ बाय चांस आए हो ना तो अपना अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ यजन से कह रहा था कि तुम सभी लोग 10th लेवल पर हो तो फिर तुम लोग इतनी पावरफुल चीज को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो। विलेज चीफ तो इस लड़के की बातें सुनने के बाद वहां से जाने लगते हैं कि इस लड़के को जरूरत से ज्यादा पता है। यहाँ लशे उस फ्यूनिक्स बर्ड की बातें सुनने के बाद बाहर आके कहती है ये वही डिवाइन एम्पायर का बीस्ट है ना, तो उस फ्यूनिक्स बर्ड का इन लोगों से क्या लेना देना है। यून उसकी बातों का जवाब नहीं देता बल्कि ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे बहुत तेज नींद आ रही है। वो तो कह रहा था कि बेड एक ही है, देखते हैं उस पे कौन सोता है।
ये बोलने के बाद वो फटाफट अंदर चला गया था। इसके बाद तो पीछे पीछे लशे भी पहुंच जाती है और फिर कमरे से बस हमें उन दोनों की नोकझोंक की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा यूंजे विलेजर्स की हेल्प कर रहा था लकड़ियां काटने में, जिसे विलेज चीफ ऑब्जर्व करने लगते हैं और यहाँ यूंजे अपनी वाई मिस्टेक पावर का यूज कर रहा था और लशे उस पे बारबेक्यू बनाकर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। ये सब देखने के बाद तो विलेज चीफ भी मुस्कुरा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लोच के अंकल को दिखाया जाता है जो काफी सारे गार्ड के साथ एक माउंटेन की चोटी पर खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर 100 पाइल्स के अंदर उन्हें एक पावरफुल बीस्ट के होने का एहसास हुआ है। तो वो अपनी पावर की हेल्प से उस जगह का पता लगा लेते हैं जहां पर उन्हें एक स्ट्रांग बैरियर नजर आ रहा था। वो तो इस वनशो माउंटेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि यहाँ पर लंबे समय से बहुत सारा ट्रेजर मौजूद है। यहाँ पर एक गार्डियन क्लैन रहता है इन मास्क मैन से। टोच का अंकल कह रहा था कि उस ट्रेजर के साथ साथ उन्हें 2 लोगों को भी ढूंढना है, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की। ये सभी डिसाइड कर रहे थे कि उस यंचे को पकड़ने के साथ साथ इन्हें अगर ट्रेजर मिल रहा है तो ले लेते हैं। इस बात पर तो वो सभी पूरी तरीके से रेडी थे उस गांव पर धाबा बोलने के लिए। इसके बाद हमें यूंजे और लशे को दिखाया जाता है जहां लशे यंशेशे की चोट को चेक करके बता रही थी कि यह तो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो तो खुश होते हुए अपनी तारीफ करने लगता है कि मैं मिरेकल डॉक्टर हूं ना, इसलिए इतना अच्छा खाना खाया मैंने, बॉडी तो स्ट्रांग होनी थी। इस बात पे तो लशे हंसने लगती है। यहाँ लशे उसे कह रही थी कि देखो आज के बाद अगर कभी हम दोनों मुसीबत में पड़े ना तो अपनी लाइफ रिस्क में डालकर मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये सुनने के बाद यजय कह रहा था कि क्या आपको मेरी लाइफ की इतनी ज्यादा फिक्र है? वो तो लशी के क्लोज जाकर कह रहा था कि आपको भी अपनी जान अच्छे से बचानी है फिर तो, क्योंकि वो चाह रहा था कि जो लड़की उसके लिए जान दे सकती है वो उसे हट नहीं करना चाहता। एक बार फिर वो अपनी पास्ट लाइफ की फैंसी को याद कर रहा था। उसके बारे में सोच सच कर तो इसे काफी तेज गुस्सा भी आ रहा था कि तभी गांव वालों के शोर सुनाई देता है। यजय जब बाहर जाकर चेक कर रहा था तो उसे नजर आता है कि प्रोटेक्टिंग बैरियर चमक रहा है। इसका मतलब लोग बाहर या फिर अंदर कर रहे हैं। श्योरली उन लोगों ने इन पे अटैक कर दिया होगा। इसी के साथ आने के बाद दोनों को पता लगता है कि विलेजर्स के प्रोटेक्टिंग बैरियर पर बाहर से वो शाउ ट्राइब का एल्डर लगातार अपने गार्ड्स के साथ मिलकर अटैक कर रहा है, जिससे वो बैरियर टूटने वाला था। दूसरी तरफ से वो विलेजर्स अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उस बैरियर को देखने के बाद शू ट्राइब के वो गार्ड्स कह रहे थे कि मास्टर देख के लगता है कि यह बैरियर एक तरीके का फॉर्मेशन है जिन्हें तोड़ने में शायद उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पर यह सुनने के बाद वो एल्डर कह रहा था कि इस तरीके का फॉर्मेशन जो एंट्री फेस लेवल के मिस्टेक रेहान पर होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पर मुझ जैसे एक एल्डर के लिए इस तरीके का फॉर्मेशन एक कागज के बराबर है। ये बोलने के बाद वो अपने मिस्टेक पावर को रिलीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड से उस बैरियर पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखने के बाद तो विलेजर्स बुरी तरीके से घबरा गए थे, इसलिए वो अंदर आते हुए उस शाउट ट्राइब के एल्डर को देखकर अपनी वेपन को बाहर निकालते हुए कह रहे थे कि उन्होंने प्रोटेक्टिंग बैरियर तो तोड़ दिया, पर अगर वो अंदर आकर उन्हें डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये बोलने के बाद वो गार्ड अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए अपने आसपास एक शील्ड टाइप का क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही शाउट ट्राइब से कुछ गार्ड उनके ऊपर अटैक करने जा रहे थे वो शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाते बल्कि उनके भाले से हिट होकर कई फीट दूर जाकर गिरते हैं। ये सब देखने के बाद वो शाउट ट्राइब का एल्डर कह रहा था कि तुम सभी रास्ता छोड़ो और फिर से वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड से उन पे अटैक करने वाला था। ये देखने के बाद तो विलेजर बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो सबको संभालने को कह रहे पर काफी ज्यादा देर हो जाती है क्योंकि उस स्पिरिचुअल बर्ड से हिट होने के बाद ये सभी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। उनमें से एक मास्क मैन विलेज चीफ पर अटैक करने वाला था। वो इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहे थे, पर इसी अटैक की वजह से उनकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो जमीन पर गिर गए थे। ये देखकर उनकी बेटी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। इससे पहले कि वो मास्क मैन अपना स्वॉर्ड उनके पेट के अंदर घुसा पाता तभी उस पर अटैक हो जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर गिर गया था। यह अटैक और किसी ने नहीं बल्कि हमारी लंशिया ने अपने वेपन के जरिए किया था। अब लिटिल जूई अपने पापा को इतनी बुरी तरीके से घायल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ लशे को देखने के बाद वो सभी मास्कमैन खुश हो रहे थे कि ऐसे छोटे से गांव में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। उन्हें इस तरीके की बातें करता देखकर लशे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने गले में रखे हुए लॉकेट को प्रेस कर देती है। ऐसा करने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एक्सट्रीम अमाउंट में मिस्टिक पावर रिलीज होने लग जाती है। इस तरीके की पावर देखने के बाद शाउट ट्राइब के वो एल्डर सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने अपने अंदर हिडन मिस्टेक पावर को छुपा के रखा हुआ है। आखिर ये लड़की है कौन, और वो उसके बारे में और ज्यादा जानने को क्यूरियस हो रहे थे। दूसरी तरफ हमें लशिया को दिखाया जाता है। वो अपनी एक्सट्रीम पावर को रिलीज करते हुए अपनी स्वर्ड की हेल्प से एक स्लैश लगाकर उन सभी को एक साथ घायल कर देती है। ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था जो उसकी लिमिट को पुश कर देता है और इसे उसके हाथ में पेन होना शुरू हो गया था। ये देखने के बाद तो पीछे से एक और मास्कमैन उस पर अटैक कर देता है जिससे वह बच नहीं पाती और वह उसके पेट के ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया था।
उसे मुसीबत में देखने के बाद लिटिल जूई अपने गार्ड्स को कहती है कि इन्हें जाकर बचाओ। इसके बाद तो दोनों पक्षों के गार्ड एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। विलेजर्स काफी ज्यादा वीक थे, तो वो उन मास्क मैन से बुरी तरीके से हार जाते हैं और एक एक करके अपने सामने उन सभी को मरता देखकर लशे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह मास्क मैन तो उसके हाथों को भी जोर से दबाते हुए कहता है कि जब भी हम फाइट कर रहे होते हैं ना तो हमें मर नहीं दिखानी चाहिए। ये बोलकर वो जैसे ही लशे को मारने वाला था तभी उस पर गोली चल जाती है और यह काम और किसी का नहीं बल्कि हमारे यून का था, जो शर ट्राइब के उस बंदूक से सब पे अटैक करते हुए कह रहा था कि यह बंदूक तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। यंचे को अपने सामने देखने के बाद वो शर ट्राइब का एल्डर बुरी तरीके से चौंक कर अपना वेपन यूज करने लगता है। ये देखने के बाद तो यून लशे को साइड हटने को बोल रहा था और उसके साइड हटने के बाद यह अपने पास से ग्रेनाइड निकालकर उन सभी पर अटैक कर देता है। उस ग्रेनाइड को अपने पास आता देखकर एडर को समझ नहीं आता कि क्या करना है। तभी एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वो सभी के सभी उस बैरियर से बाहर चले जाते हैं। उन सभी को वहां से बाहर भेजने के बाद यजे उन गार्ड से कहता है कि जल्दी से इस बैरियर को रिपेयर करो। उसकी बातें मानते हुए गार्ड के साथ लिटिल जूई भी उनकी हेल्प कराती है उस बैरियर को रिपेयर कराने में। इसके बाद तो यंचेजे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि पहले तो वो घायल था और अब इस फाइट के बाद बाहर से उन लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी। वो अभी भी उस बैरियर को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे। ये देखने के बाद यंचे समझ जाता है कि वह ज्यादा देर तक यहाँ पर सेफ नहीं रहेंगे। अगर उन सभी को बचना है तो उस प्रोटेक्टिंग शील्ड के पास जाना होगा जो होली लैंड के पास बनी है। ये सुनने के बाद वह जो गार्ड था वह चिल्लाने लगता है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, वो हमारा होली लैंड है, हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये सुनने के बाद यजे कहता है कि तुम सभी वॉरियर हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर तुम्हारे यहाँ के बच्चे और औरतें वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और उनकी बेफजूल में जान चली जाएगी। अगर वो होली लैंड में जाकर सर्वाइव कर सकते हैं तो इससे बड़ा चांस क्या होगा। ये सारी बातें लिटिल जूई सुन रहा था। वो अपने आसपास कमजोर लोगों की लाशें देखने के बाद और उस शील्ड को अपने सामने टूटता देखने के बाद क्यूचे को ऑर्डर करता है कि उनके लोग उसी को फॉलो करेंगे, इसलिए आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। ये सुनने के बाद वो प्रोटेक्टर मना कर रहा था कि आपके फादर यहाँ के चीफ है, उनके कहे अनुसार हम लोग कहीं नहीं लेंगे। बट लिटिल जूई कहता है कि मेरे फादर अभी कोमा में है और मैं तुम्हारा नया चीफ हूँ, तो अब तुम लोगों को मेरी बात सुननी है। क्या कोई डिसएग्री कर सकता है। उसका ऐसा बॉस से लुक देखने के बाद यजे को काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। जिसके बाद हमें उन सभी गार्ड्स को दिखाया जाता है। वो बैरियर तोड़कर अंदर एंटर हो जाते हैं, पर उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। तो शर ट्राइब का एल्डर सभी गार्ड को अलाउ करता है कि जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। दूसरी तरफ हमें यजल लैंड के अलावा सभी गांव वालों को उसे फ्यूनिक्स लैंड के पास दिखाया जाता है, जहां फ्यूनिक्स बर्ड का एक स्टैचू मौजूद था। लिटिल जेई अपने ब्लड का यूज करते हुए वहां पे उस फ्यूनिक्स फॉर्मेशन को ओपन कर देती है। ऐसा करने की वजह से वहां पर फायर एनर्जी फैलते हुए एक काफी स्ट्रांग शील्ड क्रिएट कर चुका था। यह एक फ्यूनिक्स केव था जिसकी गुफा को लिटिल जूई ने बैरियर से सील कर दिया था। तो ये देखने के बाद एक एक करके गांव वाले अंदर जाने लगते हैं। सब लोगों के अंदर जाने के बाद वहां पर यंचे और लिटिल जूई रह गए थे। तब तक वहां पर शाउट ट्राइब के एल्डर्स के साथ वो सभी मास्क मैन भी पहुंच जाते हैं। वो मास्क मैन तो कह रहा था कि मुझे पक्का पता था कि यह विलर्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये गार्ड्स तो उस तेजी से उन्हें रोकने के लिए जा रहे थे। यश तो उन्हें देख के हाय बोलने लगता है, इससे पहले कि गार्ड्स उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर पाते। लिटिल जूई अपने फायर पावर का यूज करती है। इस फ्लेम से वह सभी बुरी तरीके से जलने लगे थे। इसे देखने के बाद तो और किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह आगे बढ़ के उन दोनों पे अटैक करें। यहाँ शाउट ट्राइब के एल्डर को पता लग गया था कि यह वही फिनिक्स फॉरबिडन एरिया है जिसे शाउट ट्राइब सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद गार्ड है शाउट ट्राइब के एल्डर से कह रहा था कि वैसे ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्या आप इसको तोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। अब एल्डर को भी पता था कि यह फॉर्मेशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वह कहते हैं कि यहीं इंतजार करो बिना खाने और पानी के, देखते हैं ये लोग अंदर कितने दिनों तक कैद रहते हैं। केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। यहाँ यंचे लशे से कह रहा था कि मुझे लगता है कि वो मास्कमैन शाउट ट्राइब से बिलोंग नहीं करते। यह सुनने के बाद लशे से बताती है कि हाँ वो ब्लैक एविल ट्रूप वाले हैं जिनका पहले अलग गैंग हुआ करता था। अब उन्होंने शाउट ट्राइब के साथ हाथ मिला लिया और उनके साथ सारे गैरकानूनी काम करते हैं। यश को ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि लशे को इतना ज्यादा जानकारी है इनके बारे में। वो तो बात बदलते हुए कह रही थी कि पता नहीं इन लोगों का क्या होगा बिना खाने और पानी के। उतनी ही देर में डेटल जुएई देखता है कि उसके फादर को होश आ गया है, जो कि उसे कह रहे थे कि उसने काफी अच्छा डिसीजन लिया। यहाँ लशे और यजे के उनके पास जाने पर वो उन्हें थैंक यू बोल रहे थे कि एक बार तुमने फिर से हमारी जान बचा ली। यूंजे तो विलेजर्स की हालत देखने के बाद उनसे पूछ रहा था कि ये लोग काफी ज्यादा मुसीबत में है, क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है। ये जानने के बाद विलेज चीफ उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहे थे कि अब तुम्हें सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। असल में हम लोग फ्यूनिक्स ब्लड लाइन से हैं और हम लोग जिस चीज को दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कोई खजाना नहीं है बल्कि एक्सट्रीम अमाउंट की पावर है।
हजारों सालों पहले जब उनके लैंड पर फ्यूनिक्स बर्ड अपीयर हुई थी तो उसने अपने इनहेरिट को आगे बढ़ाने के लिए एक डिसेंडेंट चुना जो उसके फ्यूनिक्स ट्रायल को पास करके उसकी पावर को हासिल कर रहा था, और इसी के साथ जब उसने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया तो वह फ्यूनिक्स ब्लड लाइन कहलाया। ऐसा करते करते उनकी एक पूरी की पूरी ब्लड लाइन क्रिएट हो गई थी। पर धीरे धीरे वक्त के साथ पावर मिलने के बाद वो लोग थोड़े से घमंडी हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो फ्यूनिक्स गार्ड इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने उन्हें कस कर दिया कि आगे आने वाली ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर 10th लेवल से ऊपर नहीं जा पाएगा। इस वजह से उनके फिनिक्स ब्लड लाइन में कोई भी 10th लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, और अब वो लोग इतने स्ट्रांग हुए ही नहीं कि वो लोग फ्यूनिक्स टेस्ट को क्लियर कर पाए और फ्यूनिक्स बर्ड की पावर को हासिल कर पाए। इसलिए वह सभी ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा लाचार है। ये सारी बातें सुनने के बाद यंचे कह रहा था कि इस बात को तो काफी ज्यादा समय बीत गया है, क्या कोई रास्ता नहीं है स्कट से आजाद होने का। तो जे के फादर का कहना था कि अब हमारी लास्ट होप तुम हो। क्यों को तो समझ नहीं आता कि आखिर इस बात का मतलब क्या है, पर विलेज चीफ उसे समझाते हैं कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, साथ ही उसे फ्यूनिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और वह हमारे ट्राइब से भी बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और वो उस फ्यूनिक्स ट्रायल को पास करने के बाद इस कर्ज से उन्हें आजाद करा सकता है, साथ ही पावरफुल होकर उनकी जान भी बचा सकता है। पर उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने की वजह से यंचे की लाइफ दांव पर लग जाएगी। अगर वो जीत नहीं पाया तो उसकी जान जा सकती है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी यंचे रेडी हो जाता है उनकी मदद करने के लिए, और वो केव में मौजूद दूसरे गेट से उस फ्यूनिक ट्रायल के लिए एंटर हो जाता है। ये ट्रायल काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, इसलिए जब यंचे वहां पर टेलीपोर्ट होता है ना, एक्सट्रीम हीट के साथ उसके सामने 2 आइज ओपन हो जाती हैं। इन आइज का शेप देखने के बाद यंचे काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। यह आइज तो यंचे का स्वागत करते हुए उसकी बॉडी को स्कैन करने लगती है, और ये देखने के बाद यंचे सोच रहा था कि क्या ये कॉन्टिनेंट के ट्रायल से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे वो आइज बताती है कि यहाँ पर वो फ्यूनिक्स काल मौजूद हो रखा है। वो घायल हुआ था असल में फ्लेम लॉर्ड के साथ फाइट करते हुए उनकी पोजीशन को हासिल करने के लिए। हमारे यंचे को इस आइकॉनिक फाइट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो ये देखने के बाद वो आइस हमारे यंचे से इंप्रेस हो जाती है कि चलो तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, और फिर वो उसे बता रही थी कि इस फ्यूनिक्स ट्रायल में उसके 2 लेवल होने वाले हैं, जिनमें से पहले लेवल का नाम है बॉडी टेस्ट और दूसरे लेवल का नाम है हॉट टेस्ट। एक बार अगर यह ट्रायल स्टार्ट हो गया तो हमारे यंचे को तकलीफ होने पर वो आइस को बता सकता है कि वो इस ट्रायल को क्विट करना चाहता है, जिसके बाद वो उसे बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। पर अगर इस कोशिश में हमारा यंचे जल के भस्म हो जाता है तो इसे उस आइस का कोई लेना देना नहीं है। तो यह बातें सुनने के बाद यंचे फिर भी रेडी हो जाता है। यंचे की रजामंदी सुनने के बाद वो आइस उसे टेलीपोर्ट करके पहुंचा देती है उसके फर्स्ट राउंड के लिए। ये देखने के बाद वो सोच रहा था कि यह तो कितनी ज्यादा इम्पेशेंट है, कितनी जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रही है। यहाँ उसके ऐसा बोलने के साथ ही उस पर काफी सारे स्पिरिचुअल बर्ड अटैक कर देते हैं। पहले झुंड के अटैक को तो वो काफी इजिली डज कर लेता है, लेकिन उसके बाद जिस झुंड ने अटैक किया था उससे बचने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इस बार और भी ज्यादा बर्ड आ रहे थे तेजी से उसकी तरफ। ये देखने के बाद वो वहां से भागना शुरू कर देता है अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए, पर काफी देर तक भागने के बावजूद भी वो उन बर्ड से बच नहीं पाता। वह आकर उसे हिट कर देते हैं और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वह काफी दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से तो खून आने लगा था, और अब वह देखता है कि उन बर्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और वो सभी के सभी जगह पर एक साथ अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारा फायर ओरा निकल रहा था। इस फायर ओरा की वजह से हमारे हंजे की बॉडी के अंदर वो एविल टैक्टिक एक्टिव हो गया था। यह एक्टिव होने के बाद उसकी आंखें चेंज हो जाती है और वह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास एक बैरियर शील्ड बना लेता है। इस शील्ड के अंदर से वह वहां मौजूद सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पावर को अब्सॉर्ब कर रहा था। यहाँ यजे उस पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद सोच रहा था कि इस एविल गॉड की पावर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था कि तभी वहां से लावा निकलना शुरू हो जाता है। ये लावा तेजी से धीरे धीरे यंचे की तरफ बढ़ रहा था। यंचे तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उस लावा के अंदर से वो स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स बाहर आती है जो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उस बड़े से फायर स्पिन्स को देखने के बाद हमारी जैस्मिन काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी कि इसे तुम कह सकते हो फायर मील, मतलब पावर का भंडार। वो फ्यूनिक्स बर्ड अपने आसपास फायर को रिलीज कर रही थी, जिसकी वजह से यंचे मुसीबत में पड़ने वाला था। उस फ्यूनिक्स बर्ड से निपटने के लिए यंचे तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसने अपने पूरी बॉडी को स्टोन से कवर कर लिया था। और फिर वो जैसे ही उस फिनिक्स बर्ड के पास पहुंचता है, उस शील्ड को ब्रेक करते हुए अपने पास से वो खतरनाक एबर वाला स्वर्ड निकाल लेता है। ये फिनिक्स बर्ड तो बड़े गौर से यंचे को घो रही थी, पर यूचे उसके एक विंग्स पर अटैक कर देता है। ऐसा करने की वजह से उस फिनिक्स का एक विंग टूटकर लावा में गिर गया था। वो तो दर्द से तड़पना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वापस उसी लावा में सिमट गई थी। ये देखने के बाद तो यंचे खुश होने लगता है कि उसने इसे हरा दिया, पर तभी लावा में हलचल होना शुरू हो गया था और यह फ्यूनिक्स फिर से बाहर आ जाती है अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट करके, और अब तो उसके माथे पर वो साइन भी था। यजे को तो समझ नहीं आता कि क्या हुआ, और यहाँ जैस्मीन उसे बताती है कि यह फायर से खुद को रीजनरेट कर सकती है।
इसलिए तुम इसे कितना भी मारते रहो यह वापस से खुद को दोबारा बना लेगी। अगर तुम इस फनिक्स को गौर से देखो तो तुम्हें इसके माथे पर एक निशान दिखाई देगा। मुझे लगता है कि यह इसका वीक पॉइंट है। यंचे तो बड़े गौर से उस फ्यूनिक्स के माथे पर देखना शुरू कर देता है और जब उसे वो निशान नजर आ जाता है तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ वो फ्यूनिक्स जैसे ही यंचे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, यंचे अपने फॉलिंग स्टार मेथड का यूज करते हुए उसके फोरहेड के उस निशान पर अपने एम स्वॉर्ड को घुसा देता है। ऐसा करने की वजह से वो फ्यूनिक्स दर्द के मारे इधर उधर उड़ना शुरू कर देती है। यंचे खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो इस ग्रिप से आजाद ना हो जाए। इसी के साथ वो फ्यूनिक्स बर्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका कोर नीचे गिरने लगा था। फंचे खुद को संभाल रहा था और जैस्मीन उसे बताती है कि उस फ्यूनिक्स का कोर और जो कि सीधा लावा में गिर जाता है, पर वो फ्यूनिक्स तो फिर से अपीयर हो गई थी। ये देख के तो वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उससे कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, बार बार मेरे सामने आ जा रही हो, ये तो चीटिंग है ना। इस बार तो यह फ्यूनिक्स काफी ज्यादा गुस्से में थी और जैस्मीन उसे कहती है कि खुद को बचाओ। वो तो काफी तेजी से यंचे की तरफ बढ़ने लगती है। यंचे उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ यह वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।